जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा नेशनल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, उसका सेकंड पार्ट। कोशिश करेंगे हम लोग आज इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा लेकर के इस चैप्टर को खत्म ही कर दिया जाए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कैटेगरीज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। उसमें हमने पढ़ रखा था आपको रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिसके बगैर आप जीवन वगैरह नहीं जी सकते। ठीक है, जैसे पानी है, पानी के बगैर हम नहीं जी सकते, मिट्टी के बगैर हम नहीं जी सकते। ठीक है, उसके बाद हमने रिसोर्सेज फॉर एनर्जी के बारे में बात की थी। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिससे हम लोग एनर्जी जो है आज के डेट में, ठीक है, मतलब निकालते हैं और उसी से हमारा काम चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक अलग कैटेगराइजेशन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब, जैसे हिंदी में इसको कहा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जो है संसाधन जो बार-बार रिन्यू हो सकता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेड़ को काटते हैं, तो आप फिर एक पेड़ लगा सकते हैं जो कुछ समय के बाद जो है आपको पौधे से पेड़ बन जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर एक बार जो है हम लोग ज़मीन से जितना भी जो है कोयला खत्म कर लें, तो आपको पता है कोयला के बनने के लिए कितना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या कहेंगे उसको अनवीकरणीय बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। ऐसा रिसोर्स जो मतलब एक एप्रोप्रिएट टाइम में जो है रिन्यू नहीं हो सकता, दोबारा से जो है आपको तैयार नहीं हो सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनवीकरणीय रिसोर्स कहते हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? तो देखिए, तो एक और दूसरा तरीका है जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उसको हम लोग जो है ठीक है, इस बात के आधार पर जो है मतलब जो है कैटेगराइज़ कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं उसका कि क्या वो रिन्यू हो पाएगा? मतलब समय के साथ जो है क्या वो वापस से जो है रीजनरेट हो पाएगा? या फिर जो है जो नुकसान हुआ है उसको वापस से जो है ठीक है, उसकी पूर्ति करके जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएँगे या फिर उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो एक देखो, एक प्रकृति का जो है आपको एक प्रिंसिपल है, उसका एक सिद्धांत है कि हमेशा जो है प्रकृति जो है अपना क्या करती है, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का काम करते रहती है। ठीक है? मतलब प्रकृति का जो फंक्शन करने का तरीका है वो रिस्टोरेटिव है और रीजनरेटिव है। अब यहाँ पर 2 शब्द आपको आते हैं। एक है आपका रिस्टोरेशन और दूसरा है रीजनरेशन। ठीक है? दोनों में अंतर क्या है? तो रिस्टोरेशन वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को उसके हेल्दी स्टेट में लेकर के चले आते हैं। जैसे मान लीजिए नदियों का प्रदूषण है। अगर हम आज के डेट में जो है नदियाँ वग़ैरह है, इसमें जो है प्रदूषण फैलाना कम करें, कचरा वग़ैरह कम करें या फिर जो भी जो है फैक्ट्रीज़ वग़ैरह है उसका कचरा कम करें, तो आप समय के साथ-साथ देखेंगे क्या कि ऑटोमैटिकली नदी साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। उसका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको दिखने लगेगा। ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ डिग्रेड हो गई है या डैमेज हो गई है, उसको उसके पुराने स्टेट में पहुँचाना। कैसे होता है कि आज के डेट में आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियोज़ दिखती हैं आपको कि पुरानी कोई बाइक है, जंग लगी हुई है, उसको वापस से जो है साफ-सुथरा करके, उस पर मेहनत करके जो भी रिपेयर होने वाली चीज़ें हैं उसको रिपेयर करके, जो रिप्लेस होने वाली चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करके एक नई बाइक बना दी जाती है। इसको कहा जाता है रीस्टोर करना, मतलब उसके ओरिजिनल कंडीशन में उसको वापस लाना। तो प्रकृति भी क्या करती है? प्रकृति भी अपने आप को हील करती है, ठीक है? रिन्यू करती है और अपने आप को भी क्या करती है मेंटेन करके रखती है। क्योंकि प्रकृति का खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोडायवर्सिटी के लिए, जो बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा है उसके प्रॉपर बैलेंस के लिए। ठीक है? जैसे आप खुद समझिए कि आपको कभी कहीं चोट लग जाए, ठीक है? आपके शरीर पर जो है कभी कहीं पर जो है चोट वगैरह लग जाए, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद आपका चोट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? भर जाता है, आपका जो है ज़ख्म हील कर जाएगा। ठीक है? उसी तरह आप देखिए क्या कि मान लीजिए कभी किसी जंगल में जो है काफ़ी ज़्यादा आग लग गई। ठीक है? वाइल्ड फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया और आप देखोगे 5-6 महीने, साल भर या डेढ़ साल में आप अगर उस जगह पे जाके देखोगे तो नेचुरली फिर से वो जंगल का हिस्सा, ठीक है, पहले जैसा हो जाता है। जंगल-जंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है भाई? तो ये जो धरती है, धरती क्या करती है इसको रीस्टोर कर रही है। जो भी चीज़ें डैमेज हुई है, ठीक है, उसको वापस से जो है उस कंडीशन में लाने की कैपेसिटी नेचर में है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन रिस्टोरेशन से भी आगे की चीज़ है। ठीक है? वो एक कदम आगे की चीज़ है। कैसे? ये नेचर की एबिलिटी है नए लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने का, ठीक है? या नया लाइफ बोलिए या फिर ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करने का ताकि लाइफ क्या हो सके उसमें फल-फूल सके, ठीक है? ये पूरी तरह से जो है आप कह सकते हो
रीस्टोरेशन से अलग है। रीस्टोर में हम ओरिजिनल कंडीशन में डालते हैं, ठीक है? और रिन्यू करने में क्या होता है कि प्रकृति क्या करती है आपको या रीजनरेट करने में दोबारा से आप कह सकते हो क्या कि रीजनरेट कर रही है, मतलब नया लाइफ फॉर्म या नए लिविंग कंडीशंस वगैरह को जो है बना रही है प्रकृति, ठीक है? तो देखिए हुँ, चलिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज के डेट में क्या करते हैं हम लोग पेड़-पौधे लगाते हैं। ठीक है? क्यों पेड़-पौधे लगाते हैं? क्योंकि इंसानी हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, हमने क्या किया है बहुत सारे जंगलों को काटा है। किस कारण से काटा है भाई? घर बनाने के लिए काटा है, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए काटा है। उसके अलावा जो है आप देखोगे तो खेती वगैरह करने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए हमने क्या किया है बहुत सारे पेड़ों को काटा है। ठीक है? तो कहने का मतलब है क्या कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरह के पार्टिकुलर पेड़ वहाँ पाए जाते थे, हम सेम पेड़ों को अगर वहाँ लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? जैसे आप पेड़ देखोगे, जो भी वहाँ पेड़ रहे होंगे, तो वो क्या करते होंगे, वहाँ का जो बायोलॉजिकल लाइफ़ है, उसमें जितने भी जीव-जंतु हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करते होंगे। बहुत सारे जो है आपको बर्ड्स हो गए, स्क्विरल्स, गिलहरियाँ वगैरह हो गई, ठीक है? पक्षी वगैरह हो गए, उन सबको घर प्रोवाइड करते होंगे और दूसरे क्रिएचर्स वगैरह सब हैं, ठीक है? जो उस तरह के खास पेड़ों पर डिपेंडेंट थे, ठीक है? या उस तरह के बायोलॉजिकल जो है आपको आप कह सकते हो कि प्लेस में जो है रहते थे, वो सब धीरे-धीरे जो है वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो नेचर का जो सिस्टम है, नेचर में कभी भी वेस्ट क्रिएट नहीं होता। वो सारा वेस्ट जो है वो हम ह्यूमन्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रकृति के सिस्टम में कभी भी वेस्ट क्रिएट होता ही नहीं है। आप हमेशा देखोगे कहीं पर भी कुछ भी होता है अगर तो उसको अ, डिकम्पोज़ करने के लिए कुछ भी अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तुमको नेचर में, तो उसको डिकम्पोज़ करने के लिए प्रकृति का अपना सिस्टम है। प्रकृति उसके हिसाब से करती रहती है। ठीक है? तो नेचर क्या करती है कि साइकिल्स में काम करती है, जहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट आपको देखने के लिए नहीं बनेगा। जैसे आप एक जंगल की बात लेते हैं, ठीक है? जंगल को एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लीजिए, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या कि जंगलों में क्या होता है पेड़-पौधे गिरते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे वो पेड़ सड़ेंगे, गलेंगे, मतलब बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे डिकम्पोज़ करेंगे, फंगस जो है उसको डिकम्पोज़ करेंगे या इंसेक्ट्स वगैरह होंगे जो उसको खाएँगे। जैसे पुराने पेड़ अगर गिर जाते हैं, उनके तनों में दीमक वगैरह लग जाता है, वो पूरे पेड़ को खोखला कर देगा, ठीक है? उसके बाद जो बचा-खुचा हिस्सा है वो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह खत्म कर देंगे। पानी अगर अगर वो जो तना है वो गीला हो गया तो उसमें आप मशरूम्स वगैरह ऑटोमेटिकली देखोगे धीरे-धीरे उसमें निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो समय के साथ-साथ वो पेड़ क्या होगा सड़-गल करके किसका हिस्सा बन जाएगा? मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। और फिर यही मिट्टी क्या करेगी किसी दूसरे पेड़ को न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, पोषण प्रोवाइड करेगी और फिर एक नया पेड़ बनेगा। ठीक है? तो आपको पता है कि भाई जो सीड होता है, बीज से नए पौधे या फिर नए पेड़ जो है क्या करते हैं फिर से दोबारा से जन्म लेंगे, फिर क्या होगा कि फिर से जो है वो पेड़ कटेंगे या फिर गिर जाएँगे, सड़-गल के गिर जाएँगे या उनकी पत्तियाँ वगैरह झड़ेंगी और फिर से वापस नेचर का साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है? मतलब अगर प्रकृति को उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, इंटरवीन बिल्कुल भी नहीं किया जाए, हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं किया जाए, तो प्रकृति अपने आप में कैपेबल है अपने सारे साइकिल्स को चलाने के लिए और बिना किसी वेस्ट के, ज़ीरो वेस्ट के। ठीक है? मनुष्य के आने से पहले प्रकृति यानी इस पृथ्वी पर प्रदूषण नाम की चीज़ थी ही नहीं। समझे? ये प्रदूषण है, ये हमारा ही पैदा किया हुआ है। हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा जो आपको ये कहते हैं परिणाम है, वो हम ही लोग को जो है भुगतना पड़ेगा। समझे? आप देख ही रहे हैं दिल्ली वगैरह में क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। इवन अभी हाल के रिसर्च में पता चला है कि न्यू दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, कि उस प्रदूषण में रहने वाले कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है मतलब वहाँ पर पनपने शुरू हो गए हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? इंसान की डेथ हो सकती है और ये सिर्फ़ उसी इलाके में पैदा हो रहे हैं, मतलब दिल्ली भर में ही पैदा हो रहे हैं, मतलब इतना प्रदूषण में ही वो पैदा होंगे, ठीक है? पीएम 2.5 से भी छोटा-छोटा पार्टिकुलर मैटर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? हमारी दी हुई हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की बात करेंगे। ऐसे रिसोर्सेज़ जिसको समय के साथ-साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा जो है लाइफ़ में ला सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ में आप देखोगे क्या कि समय के साथ-साथ, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये विशेषताएँ देखने के लिए मिलें। कौन-सी विशेषताएँ देखने के लिए मिलेंगी? ठीक है, मतलब समय के साथ-साथ जो है आपको दिखेगा क्या कि अगर वो किसी तरह से मान लीजिए कि हमने उसको नुकसान भी कर दिया, ठीक है? तो कहने का मतलब है क्या कि उसमें रिस्टोरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रकृति क्या करेगी उसको वापस से रिन्यू कर देगी, अगर उसको उतना समय दिया जाए, ठीक है? जैसे हमने पेड़ काटे, ठीक है? और हमने पेड़ लगाए, तो वो समय के साथ रिन्यू हो जाएँगे, ठीक है? मतलब उतने ही पे जो है आपको पेड़ वापस से आ जाएँगे। लेकिन अगर एक बार कोयला खत्म हो गया, फिर वो रिन्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप बोलोगे सर पहले भी तो कोयला बना है। लेकिन आप देखो
कोयले के बनने का प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स का है। आप आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स इंसानी एक्जिस्टेंस धरती पर सोच ही नहीं सकते। जब हम ही नहीं रहेंगे तो कोयला बन के भी क्या करेगा? कौन इस्तेमाल करेगा उस कोयले का? ठीक है? तो अब देखिए, तो आपको पता है कि भाई पूरे भारत में जो मेजॉरिटी ऑफ इलाका है वहाँ पर धूप की कोई कमी नहीं है। ठीक है? अगर हम लोग नेचुरल कोर्स की बात करें तो रेगुलरली जो है, जो हमारी नदियाँ हैं मेजॉरिटी ऑफ नदियाँ जो हैं आपको दिखेगा, वो क्या है पेरेनियल है। पेरेनियल कहने का मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो रेन फेड हैं, मतलब मानसून अच्छा होगा, बारिश होगी अच्छी तो उसमें पानी रहेगा, अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, मानसून अच्छा नहीं होता है तो उनमें पानी नहीं रहेगा। तो आपको देखने के लिए मिलता है क्या कि हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं उनको दोनों तरह से पानी मिलेगा। एक तो जो ग्लेशियर्स हैं आपको माउंटेन्स पर जो है आप देखोगे ऊपर ऊँचाई में हाई एलिवेशन पर क्या होता है ठंड के कारण ठीक है? बर्फ जमना शुरू हो जाता है और वो बर्फ धीरे-धीरे पिघलते रहता है और उससे क्या होता है नदियों में पानी आता है। दूसरा क्या सोर्स है पानी का नदियों में? भाई रेन है, बारिश है। ठीक है? उसके बाद आप देखोगे जंगल भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। मिट्टी भी क्या होता है समय के साथ-साथ जो है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्या हो सकता है, रिन्यू हो सकती है। तो मतलब क्या है सनशाइन धूप रिन्यूएबल है, रोज़ सूरज आएगा, रोज़ धूप निकलेगी। उसके बाद आपको दिखेगा पानी है, ठीक है? पानी हम लोग कह सकते हैं वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे पास जो मीठा पानी है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएँ, अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और बारिश का पानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव करवाने के लिए इनफ नहीं है। ठीक है? तो उसके बाद आप देखिए तो जितनी भी ऐसी इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आपको एग्ज़ाम्पल्स बताए जा रहे हैं कि कौन-कौन से एनर्जी के सोर्सेज़ हैं, जिसका इस्तेमाल आप बार-बार कर सकते हैं, ठीक है? अनंत काल तक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, ठीक है? सूरज रोज़ आएगा, रोज़ जाएगा। तो सूरज की जो सौर ऊर्जा है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। आई मीन सूरज का भी एक लाइफ़ है, बट उस लाइफ़ से पहले हम ही नहीं रहेंगे। ठीक है? सूरज का अंत देखने के लिए मानव जाति संसार में नहीं रहेगी या होगी भी तो वो जगह पृथ्वी नहीं होगी, कहीं और से देखना पड़ेगा। ठीक है? तो इस बात को समझिए। तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी से आपको पता होगा कि भाई पवन चक्कियाँ लगा करके, विंड मिल्स लगा करके हम लोग क्या करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है बहते हुए पानी से भी हम एनर्जी निकालते हैं जिसको हाइडल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? मतलब या पनबिजली जिसको कहा जाता है, बड़े-बड़े डैम्स से हम लोग क्या करते हैं पानी को नीचे टरबाइन्स पर गिराते हैं और उस टरबाइन्स में फिर क्या होता है बहुत तेज़ मूवमेंट होता है और उससे फिर क्या होती है आपको एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद आप देखिए जंगल से जो हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं जो लकड़ियाँ वगैरह लेकर के आ रहे हैं, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। तब तक जब तक हम उसको सस्टेनेबल मैनर में जो है इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल मैनर में हम लोग इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि इस हिसाब से उसको काटें हम कि उसको दोबारा से ग्रो करने का भी समय मिले। आज के डेट में इतना दिक्कत काहे हो रहा है? जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है? वो रेट ऑफ जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि आदमी 40 पेड़ काट दे रहा है और 4 ही पेड़ जन्म ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो आपको बैलेंस बना के करना होगा कि आप उसी हिसाब से इन नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करो। प्रकृति ने ये सारे रिसोर्सेज़ हमारे इस्तेमाल करने के लिए दिए, ये हमारे लिए ही हैं, लेकिन हमको इनका दोहन करना है, ना कि शोषण करना है, ठीक है? मतलब कि हम लोग को क्या करना है, इस हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है कि हमारे लिए भी बचे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बचे और हमारे टाइम में भी बैलेंस से हम इसका इस्तेमाल करें। मतलब जितने पेड़ काट रहे हैं, उतने पेड़ हम लगाएँ, ठीक है? और उसको प्रॉपर ग्रो करने का भी समय दें। चलिए, आगे देखिए। हुँ, तो देखो, तो इसको रिन्यूएबल रहने के लिए, ठीक है, एक कंडीशन है, ये हमेशा से जो है रिन्यू होते रहे, नवीकरण इनका होता रहे, उसके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है? जो नेचुरल रिदम है इनके रिस्टोरेशन का और रीजेनरेशन का, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग को इस हिसाब से इस्तेमाल करना है किसी भी प्राकृतिक संसाधन का कि उसको नेचुरली मौका मिले वापस से क्या होने के लिए रीस्टोर होने के लिए। ठीक है? कि उतने टाइम में वो वापस से अपनी प्रेज़ेंट स्थिति में चला आए, ऐसी स्थिति में चला आए जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। ऐसा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं पेड़ों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हम लोग। ठीक है? पेड़ों को हम लोग सिर्फ़ काटते जा रहे हैं। जो लगाने वालों का जो रेट है और जो काटने वालों का रेट है उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो जिसका असर आपको देखने के लिए क्लाइमेट पर पड़ रहा है, ठीक है? अभी नॉर्मल जो है आप देखते होंगे नवंबर-दिसंबर के टाइम में भी जो है उतनी ज़्यादा गर्मी नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। दिसंबर में जो है आपको जनवरी यही 2 गर्म महीने आपको देखने के लिए मिलेंगे। कारण क्या है भाई? कारण यही है कि भैया पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। पेड़ कटने के कारण जो है आपको जो आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है उसका रेट कम गया है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।
तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर भी इसका रेट ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर आपको जहाँ पेड़ कम रहेंगे, वहाँ नेचुरली आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। ख़ासकर अगर वो शहरी क्षेत्र है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के कंपाउंड्स का एमिशन ज़्यादा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने जीते जी इन सारी मतलब चीज़ों को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं आज के डेट में। अगर हम लोग मतलब जो टिम्बर है यानी जो लकड़ी है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है? इतनी तेज़ी से करें मतलब जो फ़ॉरेस्ट का उगाने का कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से अगर हम उसको काटना शुरू कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे धीरे-धीरे पूरे जंगल को ही खत्म कर देंगे। ठीक है? तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को दिखाया है कि भैया इंसान जो आज के डेट में एकदम इर्रेस्पॉन्सिबल जो तरीके से मतलब जो हरकतें कर रहा है आपको, ठीक है? जो उसकी जो अनैतिक भूमिका है प्रकृति में, तो आप देखोगे क्या बहुत तरह के जो नेचुरल साइकिल्स हैं, प्रकृति के बहुत जो चक्र हैं आप कह सकते हो, प्रकृति के जो साइकिल्स हैं, प्रकृति का जो बैलेंस है, ठीक है? वो क्या हो रहा है बेटा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा आपको, तो आप देखोगे क्या इसके लिए बहुत सारे जो है कारण है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग आज के डेट में जितना भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हमने किया है, वो सब फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है। फॉसिल फ्यूल ड्रिवन मतलब जो भी जैसे पेट्रोल हो गया या क्रूड ऑयल आप कहते हैं, पेट्रोल, डीज़ल, कोयला हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल है। क्योंकि बहुत लंबे समय पहले जो है जीव-जंतु या फिर पेड़-पौधे फॉसिलाइज़्ड हो गए थे। आज की डेट में उन्हीं के अंदर का जो बायो मैटर है वो लिक्विफ़ाई हो गया या फिर सॉलिड फॉर्म में हम निकाल रहे हैं कोयले के रूप में और लिक्विफ़ाई हो गया। उसको महासागरों से या फिर समुद्र से हम लोग क्या निकालते हैं आपको पेट्रोल के रूप में निकालते हैं। ठीक है? तो आज के डेट में आप कहोगे कि एनर्जी भी हम लोग बना रहे हैं, अगर बिजली भी हम लोग बनाते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा थर्मल जो है, ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। आपको जान के बड़ा शौक लगेगा कि थर्मल एनर्जी के लिए कोयला सबसे इम्पोर्टेंट है। कोयले से ही स्टीम बनती है और उससे बिजली बनती है। लेकिन कोयला हमारे पास है कितना? मात्र 50 साल का। ओनली 50 ईयर्स। भारत के पास ओनली 50 साल का कोयला है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं पता। इसीलिए हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं कि अगर ताकि हम इसको बचा सकें फ्यूचर के जनरेशन के लिए। ठीक है? चलिए, आगे देखिए। तो कहने का मतलब है क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फॉसिल फ्यूल ड्रिवन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ये एक कारण हो गया नुकसान का। दूसरा क्या है पेड़ों को जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर काट रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए या फिर जो दूसरे पर्पसेज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपना घर बनाना है, इंडस्ट्रीज़ लगानी है उसके लिए, जिसके कारण आपको दिखेगा पेड़-पौधे कम हो रहे हैं। पेड़-पौधे कम होंगे तो कार्बन का एब्ज़ॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यही एब्ज़ॉर्ब करते हैं बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो एक तरफ से क्या हो रहा है आप कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करने वाले जो जीव हैं उनको कम कर रहे हो। दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हो फॉसिल फ्यूल जला-जला के कार्बन का एमिशन बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो जिसके कारण आपको क्या दिखेगा? टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसको आप एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब इसके कारण आपको क्या दिखेगा? जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालय में हैं या फिर आर्कटिक सर्कल में है या फिर अंटार्कटिका में हैं, ठीक है? वो धीरे-धीरे क्या होंगे? रिट्रीट होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? मतलब कि आपको काफ़ी तेज़ी से क्या होगा कि वो पिघलना शुरू हो जाएँगे। अब इससे आपको क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्या-क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहली बात सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर था लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है? वो लगभग 70% जो है रिट्रीट कर चुका है, ठीक है? मतलब खत्म हो चुका है। समझे? उसके बाद आप देखिएगा क्या, अब ज़ाहिर-सा बात है टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघलेंगे। तेज़ी से पिघलेंगे तो फ्लड जैसी परिस्थिति आपको पता है, फ्रीक्वेंट हो जाएगी और फ्लड का पानी भी क्या होता है, गंदा पानी हो जाएगा, जो पानी साफ़ आपके इस्तेमाल आ सकता था, उसका भी वेस्टेज होगा और जनजीवन, जान-माल को जो नुकसान होगा, वो तो अलग है ही। ठीक है? तो आपको दिखेगा क्या, तो इससे क्या होगा भाई वाटर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपको। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लोग इन समतल भूमि में रह रहे हैं, ठीक है? उन सब के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है नदियाँ और नदियों के लिए सबसे बड़ा जो है सोर्स है पानी का वो है माउंटेन्स इसीलिए इनको वाटर टावर भी कहते हैं, ठीक है? इनको हम लोग वाटर टावर भी कहते हैं, समझे? तो इतने बड़े-बड़े जो आपको माउंटेन्स हैं, अब इन पर ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो नदियाँ आपके टाइम के साथ जो है धीरे-धीरे सूख जाएँगी, ठीक है? चलिए तो देखिए, तो हमारे जो पूर्वज थे या फिर आज भी बहुत तरह के जो पुराने ट्राइबल एरियाज़ में आप देखोगे, तो उनके अंदर प्रकृति के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजगता है। ठीक है? वो प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं और प्रकृति को इस तरह से मतलब पता है हम सबकी लाइफ़ प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति ने मतलब जो है हमारे इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं रखी, वो सारी चीज़ें हमारे ही इस्तेमाल के लिए। लेकिन इंसान क्या कर रहा है अपने लोभ लालच में उसका बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। यूज़ ना करके एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ हम भुगत ही रहे हैं। आगे और ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ जो है भुगतेंगे। अभी तो बस वार्निंग मिल रही है प्रकृति की तरफ से अभी भी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन मनुष्य सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए, तो आप देखिएगा कि अगर हम लोग पारंपरिक रूप से देखें, ट्रेडिशनली देखें तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनमें क्या होता था
कि ये लोग क्या करते थे कि जब मछलियों का ब्रीडिंग टाइम होता था, ठीक है? मछलियों का जब ब्रीडिंग टाइम होता था, उस टाइम में क्या करते थे ये, कि जिस समय मछलियाँ जो है अंडे वगैरह देंगी, उस टाइम में ये लोग मछली मारने नहीं जानते थे, ठीक है? रोक देते थे, ताकि मछलियों की जो है पॉपुलेशन, ठीक है, नदियों में वापस से सही रह सके और ठीक है, उनका भी काम चलता रहे। तो अभी आज के डेट में क्या हो रहा है आपको? तो आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कमर्शियलाइज़ेशन इस लेवल पर आ गया है कि हम लोग मछलियों को अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने का टाइम ही नहीं देते हैं। जैसे एक फिश है आपको जिसको कहते हैं टूना, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत महँगा फ्लैश बिकता है इसका। तो आपको दिखेगा क्या कि इसका इतना ज़्यादा लार्ज स्केल हंटिंग किया गया कि अभी जो है इसके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। और कहने का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो लोगों को समझ में आ गई तो खत्म हो जाएगी। तब धीरे-धीरे कुछ जो है एग्रीमेंट्स किए गए जिसके तहत जो है फिशिंग पर कंट्रोल किया जा सके। अब ये मछली जो है ओशियन के इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ओशियन का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस में रखती है। जितनी भी छोटी-छोटी श्रिम्प्स वगैरह हैं या फिर जो मछलियाँ वगैरह हैं, उसको ये खाती हैं, ठीक है? उसको ये खाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका भी जो है पॉपुलेशन वगैरह सही से रहता है। हुँ, चलिए, तो यही बात है तो अभी क्या हो रहा है कि भाई जो जब ज़ाहिर-सा बात है कि टूना की जो है पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी, तो ओशन का इकोसिस्टम भी जो है दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, उसमें श्रिम्प्स वगैरह ये छोटी मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी, ठीक है? उसी तरह इंडिया में एक मछली है जिसको हिल्सा बोलते हैं हम लोग। ठीक है? तो हिल्सा पर भी ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो है टाइम टू टाइम बैन भी लगाया है, ताकि उसकी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि क्या होता है इसको ब्रीडिंग सीज़न में ही सबसे ज़्यादा मारा जाता है, क्योंकि इसको ब्रीड करने के लिए मीठे पानी में आना पड़ता है। ठीक है? ये है समुद्री मछली बट इसको आना पड़ता है मीठे पानी में, सैल्मन बोलते हैं शायद उसको, हिल्सा को। ठीक है? तो उसका भी यही कंडीशन है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है इसकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम जो है क्या करना पड़ता है इसको प्रॉपर बैन लगाना पड़ा है कि इसको कोई मारेगा नहीं। लेकिन तब भी क्या कीजिएगा मनुष्य की एक्टिविटी है, कहाँ तक सरकार जाकर के रोक पाएगी। तो यही बात है कि आज के डेट में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या अब सबसे ज़्यादा क्या है नुकसान आज के डेट में नदियों के लिए नुकसानदायक है इंडस्ट्रीज़ क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज़ अपना मेजॉरिटी ऑफ कचरा क्या करती हैं, नदियों में डालती हैं, वो भी अनट्रीटेड रूप से। जिसके कारण वहाँ का बायोलॉजिकल सिस्टम तो खराब होता ही है, पानी भी इतना दूषित हो जाता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं रहता। इसका अगर सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो दिल्ली की यमुना रिवर। भारत की सबसे दूषित नदी है दिल्ली की यमुना रिवर। उसका कारण वही है जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबका कचरा इसमें जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से हमारा फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की ज़रूरत भी है हम लोगों को। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे डे टू डे ज़रूरत के जो भी सामान हैं, वो सब यही इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है? लेकिन इससे क्या होता है? वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है और ये सारे वेस्ट को ये लोग क्या करते हैं बिना ट्रीट किए हुए रिवर्स में और दूसरी वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है? अब दिक्कत क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ऐसे केमिकल्स या फिर जो ऐसे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आसानी से नेचुरली सड़ेंगे नहीं, डिकम्पोज़ होएँगे नहीं, ठीक है? और ये मतलब किसी दूसरे लाइफ़ फ़ॉर्म का फूड भी नहीं बन पाते। समझे? मतलब ये खाने योग्य भी नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको दिखेगा क्या कि आपको नेचर के साइकिल में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस तरह का मतलब जो है कचरा अगर नदियों में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका नुकसान जो है उसके पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। अब जाकर के देखो यमुना नदी में ऑलमोस्ट लाइफलेस आपको दिखेगी, मछलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं उसमें, बचेंगी ही नहीं। ठीक है? इतना ज़्यादा उसमें जो है पॉइज़नस चीज़ें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है नेचर का जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करने का कैपेसिटी है, ठीक है? वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है या ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण नदी क्या हो जाती है, पॉइज़नस यानी विषैली हो जाती है और बिल्कुल भी इसमें लाइफ़ फ़ॉर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है दिल्ली की यमुना रिवर, ठीक है? या और भी कोई भी ऐसी नदी जो किसी इंडस्ट्रियल वो जो है हब के आस-पास जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके लिए भी एक छोटा-सा जो है काम दिया जा रहा है कि आप भी इस तरह के ह्यूमन एक्शंस जो आपके आस-पास के सराउंडिंग में हो रहे हैं, जिससे नेचर की एबिलिटी जो है कमज़ोर हो रही है, रिस्टोर करने की, रीजनरेट करने के लिए, ठीक है? उसको आप ढूँढो और उसको ठीक करने के लिए क्या-क्या किया किया जा सकता है कि मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ कम हो और नेचर वापस से जो है अपना रिस्टोरेशन और जो रीजनरेशन है वो सही से कर पाए। चलिए। आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम फंक्शन और इकोसिस्टम सर्विसेज़ के बारे में। तो देखो, तो नेचर का जो है अपना कुछ इन्हेरेंट तरीका होता है काम करने का। इन्हेरेंट तरीका करने का मतलब उसका अपना है, वो जन्मजात तरीका है, उसी तरह से वो काम करती रहेगी। जैसे
आपको पता है कि जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, उनका काम है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। आप जितना ज़्यादा हरियाली रखोगे, सिर्फ़ ऑक्सीजन ही नहीं, आपको पता है कि पेड़-पौधे जो हैं, ठीक है, क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब कि उनसे पानी जो है, उनके अंदर जो है लीव्स वगैरह होते हैं, उसमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा से जो है वाटर वेपर के रूप में पानी रिलीज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा घना जंगल है कहीं पे, तो वहाँ से क्या होगा ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा और उससे क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा होगा, बारिश भी अच्छी होगी। तो पेड़-पौधे सिर्फ़ क्या करते हैं ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड करते, साथ ही साथ क्या करते हैं आपको रेनफॉल के लिए या फिर प्रिसिपिटेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो अब देखो, तो अब जब ये नेचुरल प्रोसेस जो है, अब अभी क्या होता है कि अब जो भी प्रकृति में हो रहा है, उसका अगर फ़ायदा इंसानों को हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज़ है। ऐसी जो भी सर्विस नेचर की जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। जैसे पेड़ों से क्या होता है हम लोग को 2 फ़ायदे, यहाँ तो 1 ही दे रहा है, ठीक है? बट मैं आपको दूसरा फ़ायदा भी बता रहा हूँ। एक फ़ायदा तो ये है हमारा कि हमको क्या पहुँचा रहा है भाई ऑक्सीजन दे रहा है जो कि प्राणवायु है जिसके बगैर जीना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है भाई कि आपको जो पेड़-पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन करके क्लाउड फॉर्मेशन भी करते हैं जिससे क्या होगा बारिश वग़ैरह होगी। बारिश होगी तो मतलब आपका जो है एग्रीकल्चर वग़ैरह या फिर बाकी चीज़ें जो वाटर टेबल है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। चलिए तो जब इसका फ़ायदा इंसानों को होता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज़ हैं, जो नेचर हमको प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा जैसे कि एक जंगल है, जंगल में आप देखिएगा तो जंगल में आपको नेचुरली जो है ये पानी को जो है फ़िल्टर करता है, ठीक है? जंगल में जो नदियाँ वग़ैरह आपको मिलेंगी, वो बहुत साफ़ पानी वाली आपको देखने के लिए मिलेंगी, अगर उसके आस-पास कोई बहुत बड़ा ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है? जंगल क्या करता है और आपको सॉइल इरोज़न से जो है बचाता है, ठीक है? जो मिट्टी है, जो सबसे ज़्यादा जो है आपको पोषक जो मिट्टी का हिस्सा होता है, ऊपर का टॉप सोइल 5 सेंटीमीटर के आस-पास का, उन सबको प्लांट वेजिटेशन पकड़ के रखते हैं उसके रूट्स, ठीक है? उसके अलावा जंगल क्या करता है, ढेर सारे जीव-जंतुओं को, बहुत सारे जानवरों को क्या करता है आप कह सकते हो आश्रय प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये सारी चीज़ें क्या है, इकोसिस्टम फंक्शन है, समझे? ये इकोसिस्टम का काम है, फंक्शन है। ठीक है? तो कहने का मतलब है क्या कि जब हम लोगों को साफ पानी मिलता है, ठीक है? प्रोटेक्टेड फार्म लैंड मिलता है, ठीक है? उसके बाद क्रॉप्स अब देखोगे पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहने का मतलब क्या है? अब ये जंगल है, ठीक है? अब इस जंगल में आप देखोगे ढेर सारे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है? जब इंसेक्ट ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे तभी तो आप जो क्रॉप लगाओगे उसका पॉलिनेशन हो पाएगा। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि भाई पॉलिनेशन कौन करते हैं भाई? इंसेक्ट्स करते हैं। तो आपको पता नहीं होगा कि पॉलिनेशन का जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है वो रात में होता है। रात में जो नॉकटर्नल इंसेक्ट्स होते हैं, जो एकदम रात में ग्रासहॉपर वगैरह आपको ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, वही सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं। दिन में तो होता ही है बट दिन में उसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है? तो कहने का मतलब है क्या कि इसी जंगल के कारण हमको साफ पानी मिल रहा है, ठीक है? फार्म लैंड हम लोग को प्रोटेक्टेड मिल रहा है, चारों ओर से जंगल वगैरह रहेगा तो हवा-ववा के कारण भी आपका जो है सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होगा। पॉलिनेशन क्रॉप्स का हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई नेचर से ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज़ हम लोग को मिल रहे हैं, जो इसके बगैर प्रकृति के बगैर पॉसिबल नहीं है। जंगल नहीं रहेंगे, आप सीधे सोचो आपको पानी अगर बारिश वगैरह होगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इरोजन हो जाएगा, जो आपका टॉप सॉइल है, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस सॉइल है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं तादाद में मिल पाएँगे, जिसके कारण आपका पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा और आपके क्रॉप्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पाएँगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या मिल रही है? प्रकृति से ही मिल रही है। ये फिर क्या हो गई आपको सॉरी इकोसिस्टम सर्विसेज़ हो गई। ये हमारे इकोसिस्टम से ही हम लोग को मिलती हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं। एक पेड़ जो है, एक मैच्योर पेड़ है 275 लीटर ऑक्सीजन जो है हर दिन बनाता है। ठीक है? अब देखो अब ये जो है तुमको हर एक पेड़ पर एक एवरेज बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ ऐसा ही करते हैं। ठीक है? ये एक एवरेज बताया गया है। अब एक एडल्ट ह्यूमन की जो है एवरेज नीड कितनी है? आप ऐसा मत सोचना कि मतलब सबकी इतनी होती है। किसी की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग आपका साइज़ क्या है, वेट क्या है उसके ऊपर। हर एक इंसान की एवरेज जो है ऑक्सीजन की नीड 350 लीटर की है। तो अगर हम लोग मान लें कि मोटा-मोटी जो है एक इंसान को 2 पेड़ों की तो ज़रूरत है। 2 मैच्योर पेड़ आपके पास होने ही चाहिए पर पर्सन। ठीक है? अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपके आस-पास 8 मैच्योर पेड़ होने ही चाहिए ताकि आपको क्या कह सकते हो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके अच्छी क्वालिटी की। ठीक है? तो अब देखिए लेकिन आज के डेट में आप देखोगे क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए उसके टोटल लैंड मास का 33% पेड़ होना ही है। तभी जाकर के वहाँ पर जो है, जो एनवायरनमेंट की परिस्थितियाँ हैं, वो थोड़ी सूटेबल रहेंगी। बहुत अच्छी तो नहीं, थोड़ी सूटेबल रहेंगी। ठीक है? लेकिन आज भी आप देखोगे कि दुनिया में बहुत सारे जो है ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, जो इसके आस-पास भी नहीं आती।
अफ्रीकन कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो, जो इसके आस-पास भी फ़ॉल नहीं करती हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा और जो है आपको लेट्स एक्सप्लोर में दिया हुआ है, एक छोटा-सा आप कह सकते हो कि आप ये क्या कहते हैं, आप इस पे जाकर के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो या फिर थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो आप अपने आस-पास के जो है रीजन में जाओ और देखो वहाँ पर किस-किस तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं। ठीक है? अपने टीचर्स से या फिर जो आस-पास का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो मतलब जो जहाँ पर भी आप रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के जो है सोर्सेज़ हैं, उन सब से जाकर के आप इन्फॉर्मेशन निकालिए। ठीक है? और समय के साथ-साथ उन जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उनका क्या कंडीशन है, उसको देखिए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए और उसके कारणों को जानने की कोशिश कीजिए। और ज़ाहिर-सा बात है कि इसको वापस से सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी जो है डिस्कस कीजिए। तो ये एक टॉपिक जो है आपको मिला हुआ है, आप चाहो तो कर सकते हो। एनसीईआरटी में जितने भी इस तरह के जो है आपको टॉपिक्स वगैरह रहते हैं या फिर जो आपको कहा जाता है कि एक्सप्लोर करो, मतलब रिसर्च करो जाकर के, बच्चों को करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है? आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लो जो सेम क्लास के ही रहते होंगे, आस-पास के जो भी आपका शहर है वहाँ जाकर के जानने की जो है कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पर आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक तो एक बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? टेक्स्ट बुक एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको तभी समझ में आएगा या फिर तभी आप उसको ज़्यादा जो है रिलेट कर पाओगे, जब आप क्या करोगे, अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करोगे। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है, सारी की सारी चीज़ें थ्योरेटिकल ही बताई जाती हैं। अभी की जो न्यू एनसीईआरटीज़ है उसमें मैं एक चीज़ ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि भाई इसमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया है। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक, मतलब तब तक इसका फ़ायदा नहीं होगा, जब तक हम लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए मतलब इस तरह के काम को करें नहीं। सिर्फ़ बुक में ही पढ़ा रहेगा तो फिर हो गया। चलिए, तो ये सिर्फ़ बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी उनके एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब इस तरह का टॉपिक जब भी आए, तो मतलब हम लोग उसके साथ भागीदार होकर के इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नवीकरणीय जो है रिसोर्सेज़ है, संसाधन है, उनके बारे में पढ़ रहे थे, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, जो समय के साथ रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे रिसोर्सेज़ के बारे में जो समय के साथ रिन्यू नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, ठीक है? तो देखिए, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ होते हैं, उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। कितना समय हो सकता है भाई? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, ठीक है? अब कहने का मतलब है क्या कि अब ठीक है, इतना बनने में समय लगा, तो रेट ऑफ जनरेशन क्या है आप समझ लो। अब जिस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे क्योंकि इनको वापस से रिप्लेनिश होने का, वापस से जो है, ठीक है, रीजेनरेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं हम लोग, कोल और पेट्रोलियम की बात करते हैं या फिर मिनरल्स आप देख लो, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं। आप निकालते जा रहे हो नीचे से, एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा, जब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ द कैमरा। उम, ये क्या हो गया? ठीक है, चलो, आई डोंट नो, कुछ हो गया था कैमरा के साथ। चलिए, ठीक है? तो देखो, भारत की अगर हम लोग बात करें, तो भारत के पास कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास अच्छे खासे क्वांटिटी में जो है कोयला है। उसकी क्वालिटी भी मिला-जुला के ठीक-ठाक है। आपको पता है 3 तरह के जो है कोयले होते हैं आपको, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, समझे? तो सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट कोयला होता है और सबसे खराब पीट होता है, जो सबसे लो क्वालिटी कोयला है। 4 तरह के कोयले होते हैं बेसिकली, ठीक है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब आज के डेट में हमारी जो है एनर्जी की नीड है वो बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है? आप सोचो 2024 में जो है आपको 24 के एंड तक में 8 बिलियन जो है क्रॉस कर गई पूरे दुनिया की पॉपुलेशन। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बिजली तो चाहिए, ठीक है? और समय के साथ-साथ क्या हो रहा है, जैसे-जैसे इंसान की अर्निंग बढ़ रही है, हमारे लाइफ में जो है जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ या फिर जो है आप कह सकते हो और ज़्यादा जो है बिजली पर चलने वाली जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही हैं। ठीक है? तो जो एनर्जी की नीड है वो टाइम के साथ बढ़ते जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में जितना भी कोल रिज़र्व है, आज की डेट में मात्र कितना है, 50 सालों का, जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, वो समय के साथ-साथ बढ़ते जा रहा है और इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। थर्मल एनर्जी से जो है पावर जनरेशन होता है, ठीक है? और इस थर्मल एनर्जी के लिए चाहिए आपको कोयला। वो सही है, हाइडल प्रोजेक्ट्स भी लगे हुए हैं आज के डेट में।
आप देखोगे गुजरात के कुछ इलाकों में अभी आपको विंड मिल्स वगैरह भी लग गए हैं, ठीक है? राजस्थान में भी कहीं-कहीं लगा हुआ है। सोलर पावर पे भी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे जो है रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसका हिस्सा बनें। आज के डेट में आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट बहुत तरह की सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? तो अब जैसे-जैसे आप आगे देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है डिमांड बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट जो है बढ़ रहा है, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे क्या कि जब अभी बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शंस जो है वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि भाई जो कोयला है उसको बड़ा सोच समझ कर के जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम जब तक हमारा कोयला एग्ज़ॉस्ट करे तब तक कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूँढ लें, क्योंकि अगर कोयला खत्म हो गया तो फिर हम कहाँ से लाएँगे बिजली? इसीलिए अभी आज के डेट में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पर जो है ये कर रही है आपको। अभी आपने देखोगे एथनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लार्ज स्केल में इंडिया में, ठीक है? ई-20 के जो है व्हीकल्स आ गए। वो अलग बात है इसके पीछे अलग राजनीति चल रही है, हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएँगे, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं तो ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं भाई 20% की ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में। क्यों कर रहे हैं हम लोग ब्लेंडिंग? ताकि ठीक है 20% भी तो पेट्रोल बचेगा। 20% हम एथनॉल मिला रहे हैं, तो चलो 20% भी तो पेट्रोल बचेगा, थोड़ा-सा हमारे ऊपर ये आएगा। वो अलग बात है कि बात बराबर ही हो जाता है, एथेनॉल निकालना भी कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सस्ता कर पाएगी पेट्रोल के रेट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रेट वही रहेगा लेकिन हाँ, यही बात है जो हमारा पेट्रोल का इम्पोर्ट्स है, उस पर थोड़ा-सा असर पड़ेगा। लेकिन कितने टाइम तक? आप देख रहे हो नंबर ऑफ व्हीकल्स हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? वो तो कहो कि टाइम से अभी कुछ इलेक्ट्रिक जो रिवॉल्यूशन आज के डेट में चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक पर जो है शिफ्ट आउट कर लिया है। नहीं तो अभी और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होने वाली थी। चलिए, तो अभी देखिए फिर यहाँ पर एक छोटा-सा जो है आपके लिए लेट्स एक्सप्लोर में हम लोग देखते हैं कि क्या काम कर सकते हैं आप। तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? जो आप अपने डेली लाइफ़ में जो है इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करते हो या फिर इनडायरेक्टली करते हो, ठीक है? तो उसके बारे में पहले लिस्ट आउट कर लो आप। उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स? अब इसके लिए आप किस-किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो? सब्स्टिट्यूशन क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि हम इसका इस्तेमाल ना करके क्या ऐसा इस्तेमाल करें जिससे मेरा काम भी चल जाए और ये रिसोर्स भी हमारा बचा रहे? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये जो रिन्यूएबल्स हैं, इनमें बदलाव के लिए क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? किस-किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे इस तरह की परिस्थितियाँ थोड़ी-सी सुधरें। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है? आप अपने तरफ से जो अपने लेवल पर करो, अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सहयोग ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ और उसके इम्प्लीकेशन, ठीक है? कहाँ-कहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। क्या पूरे संसार में एक ही तरह से जो है रिसोर्सेज़ डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर दुनिया में गरीब और अमीर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अमीरी और गरीबी, कोई भी देश अमीर क्यों होता है? नंबर ऑफ रिसोर्सेज़ के ऊपर, जिस देश के पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ है, वो उतना अमीर है, अगर वो उसको यूटिलाइज़ कर पा रहा है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ तो हैं, लेकिन यूटिलाइज़ करने का साधन नहीं है, जिसके कारण आज भी वो क्या कर रहे हैं? गरीबों जैसा जी रहे हैं। चलिए, तो देखो, तो हमारे पूरे प्लैनेट पर, हमारे पूरी पृथ्वी पर जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब जगह एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण आपको दिखेगा क्या कि हाँ, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सब जगह एक तरह से जो है, जो वितरण नहीं हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का, उसके कारण आपको दिखेगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल 1 सेकंड हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी आपने सूडान के बारे में सुना होगा। सूडान में भयंकर लेवल पर खून-खराबा चल रहा है, ठीक है? किस लिए चल रहा है? वहाँ के गोल्ड के लिए, समझे? वहाँ के गोल्ड के लिए चल रहा है, वहाँ में इस्लामिक एक कंट्री जो है आपको दूसरे सऊदी अरेबिया वगैरह जो है आपको, ठीक है? वही जो है क्या कर रही हैं आपको, जो दूसरी अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है आपको एक्सट्रीमिज़्म करवा रही हैं, जिसके कारण जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब वो कंट्री बर्बाद हो गया। किस कारण से भाई? क्योंकि यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा है और उसको कैप्चर करने की होड़ लगी हुई है। ठीक है? भारत इतने समय तक गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा थे। नेपाल के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जो है अभिमान है कि भाई हमको कभी कोई देश जो है क्या करे गुलाम नहीं बना सका। क्यों नहीं गुलाम बना सका? आप खुद सोचो। क्या रिसोर्सेज़ के नाम पर नेपाल के पास है? ठीक है? तो कोई भी आदमी कब अट्रैक्ट होता है किसी चीज़ पर अगर उसके पास कुछ हो, गरीब के यहाँ चोरी कहाँ होती है? ठीक है? चोरी होती है अमीर के यहाँ। तो जिस देश के पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ ही नहीं है, कौन जाएगा वहाँ पर ये अपना सर फोड़ने के लिए? ठीक है?
तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज के डेट में जो है ये सारे कारण भी बनते हैं कि हमारा अब ज़ाहिर-सा बात है जमशेदपुर एक टाइम में वीरान इलाका था। ठीक है? फिर वहाँ पर राजहरा हिल्स के पास जो है आयरन मिल गया। आयरन ओर के बाद वहाँ पर टिस्को ने अपना प्लांट लगा दिया और आज जो है जमशेदपुर इंडिया का स्टील सिटी कहा जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर रिसोर्स के मिलने से क्या हुआ, एक पूरा का पूरा शहर बस गया, जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुआ, उस एम्प्लॉयमेंट ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया और वहाँ पर आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ठीक है, रहते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, इस वहाँ पर अपना जो है परिवार बसा रखा है। ठीक है? उसके बाद आप देखोगे जो ट्रेड पैटर्न्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये करेंगे आपको। आज क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा आपको देखोगे कि जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पर निकलता है। ठीक है? तो अब ये क्रूड ऑयल सबको बेच रहे हैं और पैसा जो है कमा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो इनके ट्रेड पैटर्न्स भी समय के साथ बदले हैं। एक टाइम में कोई पूछता नहीं था इनको। उसके बाद देखिए बहुत सारे युद्ध वगैरह भी लड़े गए हैं और आज भी बहुत तरह के युद्ध हो रहे हैं ताकि एक देश दूसरे देश के जो है नेचुरल रिसोर्स पर जो है क्या कर सके अपना कंट्रोल पा पा सके। उसका बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है सूडान, ठीक है? सूडान में जो चल रहा है आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, ये इंडिया है, ये मैप थोड़ा अच्छे से आप स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पर किस-किस इलाके में कौन-कौन से जो है आपको रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बारे में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लैक सर्कल है, जहाँ-जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे सिंगरेनी है, तालचर हो गया, कोरबा हो गया, रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये सब कोल रिच है, ठीक है? एरियाज़ हैं। ट्रायंगल जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे डिगबोई असम में है, भारत में सबसे पहले जो है, यहीं पर जो है पेट्रोलियम मिला था, फर्स्ट साइट। सबसे पहले भारत में पेट्रोलियम यहीं पर मिला था। उसके बाद बॉम्बे हाई आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब यहाँ पर हम समुद्र से निकाल रहे हैं, बसीन है, ठीक है? बसीन से हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पेट्रोलियम वगैरह निकाल रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे क्या आयरन ओर कहाँ-कहाँ से मिलता है आपको? तो चंद्रपुर हो गया आपको, उसके बाद आप देखोगे कि ये दुर्ग का इलाका हो गया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्योंझार हो गया, उसके बाद कुंद्रेमुख हो गया, ये सब सारे इलाकों से जो हम लोग निकाल रहे हैं आज के डेट में। बॉक्साइट कहाँ से निकाल रहे हैं? बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकलता है, ठीक है? बॉक्साइट और क्रायोलाइट इन दोनों से क्या निकलता है आपको? एल्यूमीनियम निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो बॉक्साइट कहाँ-कहाँ से निकल रहा है? तो कोरापुट से निकल रहा है आपको, अमरकंटक से निकल रहा है, कटनी से निकल रहा है, ठीक है? तो ये सारे कुछ इलाके हैं जहाँ से बॉक्साइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है। तो इसको अच्छे से और भी बहुत सारे इलाके जो मैंने नहीं बोले हैं, बट आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। मैप स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप ब्लैंक मैप्स ले लो, ठीक है? एक बार इसको स्टडी कर लो और उसके बाद अपने हिसाब से उस पर, ठीक है, मार्क करने की कोशिश करो। 2 से 4 प्रैक्टिसेज़ में आपका क्लियर हो जाएगा। अभी से मैप वर्क अगर आप करना सीख गए, तो आगे चल के आपको जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, खासकर जो सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम वगैरह होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो आगे देख लीजिए। तो अब एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? वो नेचुरल रिसोर्सेज़ के आस-पास अगर, ठीक है? मतलब कोशिश रहती है इंडस्ट्रीज़ की कि नेचुरल रिसोर्सेज़ के आस-पास ही आपको क्या किया जाए, इंडस्ट्री लगाया जाए। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आप रहते हो यहाँ पर, ठीक है? और आपका जो है रॉ मटेरियल आएगा आज से यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से, ठीक है? या फिर जो है 1200 किलोमीटर दूर से। तो आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बैठेगा, ठीक है? आपका जो क्या कह सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसके कारण आप क्या कर पाओगे, मार्केट में उसको नहीं बेच पाओगे। ये सारे जो है फैक्टर ऑफ मार्केट जो है नाम का एक चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है? जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है? अभी से ये इस नई वाली बुक में है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें है। तो डोंट वरी, हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उससे भी पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसको भी कवर करेंगे टाइम के साथ। चलिए, तो कहने का मतलब है क्या कि आप देखोगे जो भी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ के आस-पास में, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि वहाँ के लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट होगा और जो लोकल लोग होंगे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर होगा। अब ज़ाहिर-सा बात है कोई कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगा रही है, तो 4000 किलोमीटर दूर से तो नहीं लेकर के आएगी। एलजी कोरिया की कंपनी है, उसने इंडिया में फैक्ट्री लगाया। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे मज़दूर जो हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड जितना भी लेबर है, वहीं से लेकर के आएँगे। ठीक है, कुछ ऑफिशियल ग्रेड के जो है लोग वहाँ से लेकर के आ जाएँगे। ठीक है, बट जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लोग होंगे, वो तो इंडियंस ही होंगे। तो यहाँ के लोगों को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? अब ज़्यादा जब इंडस्ट्री से जो है एम्प्लॉयमेंट जब बहुत लार्ज स्केल पर जो है आपको जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई रोज़-रोज़ कौन 100 डेढ़ 100 किलोमीटर जो है ये करके आएगा यहाँ पर काम करने के लिए, यहीं पर घर बना लेते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि टाउनशिप वगैरह ग्रो करना शुरू हो जाएँगी और इस तरह से इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है? तो इस तरह से आप देखोगे एक-एक करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पहले कुछ नहीं था, वहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर बस चुका है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है जमशेदपुर, ठीक है? जमशेदपुर में कुछ भी नहीं था, ठीक है? पहाड़ी, वीरान, बंजर इलाका था।
वहीं पर राजहरा हिल्स है, वहाँ पर जो है आपको मिल गया लोहा। जब लोहा मिल गया तो टिस्को ने जो है 1907 के आसपास में, ठीक है, वहाँ पर क्या लगा दिया, अपना फैक्ट्री लगा दिया। और उसके बाद से जो है धीरे-धीरे जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ी, लोग आके वहीं पर बसने लगे और आज जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो अब देखिए, अब इस जब पूरा टाउनशिप बस जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ का लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे लोगों का क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा, ठीक है? तो अब देखिए, ये सारे भले ही फ़ायदे हैं हमारे, लेकिन इन सब के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आप कीमत चुकाएँगे और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ जाएगी। जैसे आप देखोगे क्या कि हम लोग एयर कंडीशन तो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं अपने घर में, अंदर बहुत आराम है, ठंडक है। लेकिन उससे जो बाहर जो उसका एग्ज़ॉस्ट वेंट है, उससे जो बाहर जो गर्म हवा निकल रही है, उससे क्या हो रहा है, आस-पास का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल उसके नुकसान भी इम्प्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि जो रिसोर्स रिच एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है? 1 सेकंड। चलिए, तो हमारे पास पूरे दुनिया भर से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं लोगों के, जो ऐसे रिसोर्स रिच एरियाज़ में रह रहे हैं, जो अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, ठीक है? जो या फिर उनको डिस्प्लेस किया गया था, ताकि इस तरह के डेवलपमेंट्स जो है, उनको बढ़ाया जा सके। कुछ केसेज़ में आप देखोगे कि अगर मान लो कि जो सेक्रेड प्लेस है, ठीक है? जैसे मेघालय में आप जाओगे तो सेक्रेड ग्रूव्स है वहाँ पर। ठीक है? तो डेवलपमेंट के नाम पर भाई आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पवित्र जो है आपको जो इलाका होता है, वो भी क्या हो जाता है आपको खतरे में आ जाता है। यार ये कैसे हो गया? हुँ, चलो ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। हुँ, तो कहने का मतलब है क्या कि इसके कारण क्या होता है जो पवित्र स्थान होते हैं, पवित्र जगह जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं खतरे में आ जाते हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आप सेक्रेड प्लेसेस की बात करोगे तो मेघालय में सेक्रेड ग्रूव्स हैं कुछ। अब ये सेक्रेड ग्रूव्स क्या है? ये जंगल हैं। जो कुछ ट्राइबल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है। वो किसी भी तरह का इंटरवेंशन यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, बहुत तरह के रिसोर्सेज़ वग़ैरह जो है दबे होंगे, जिसके कारण जो है आज के डेट में ठीक है, सरकारें वग़ैरह अपने तरफ से कोशिश कर रही है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहता है। दूसरा बात अभी आपने देखा होगा तेलंगाना में, तेलंगाना में जो है आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसके आस-पास में जो है पूरा जंगल का इलाका था। गवर्नमेंट जो है अपने डेवलपमेंट के लिए ठीक है? वहाँ पर जो है पेड़ों-वेड़ों को काट देती है जिसके कारण वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है कमोशन क्रिएट हो गया था। तो हमेशा आप क्या करो कम से कम एक न्यूज़ पढ़ा करो या देखा करो ताकि आप मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा रिलेट कर पाओ। चलिए, तो आप देखोगे क्या कि जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है? ये किस बात पर डिपेंड करता है भाई कि नेचुरल रिसोर्सेज़ का जो है लोकेशन कैसा है आपके यहाँ। आपके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स होगा उसी को तो आप बेच पाओगे। गल्फ कंट्री में पेट्रोल है, वो पेट्रोल बेच रहे हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता है, तो हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे क्या कि इंसान क्या करता है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को जो है कंबाइन करके अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ एक ख़ास तरह का स्टील बनाया जाता था, वुड्स स्टील, समझे? अगर आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें टीपू सुल्तान का तलवार दिखाया है। नहीं पढ़ी है तो भी जाके इंटरनेट पर टिप्पू सुल्तान का जो है स्वॉर्ड देख लेना, वो इसी स्टील से बना हुआ है। आज के डेट में इस स्टील को बनाने की कला ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टील होता था, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती थी इसकी और इसका ब्लेड बहुत जल्दी जो है खराब नहीं होता था। ठीक है? तो आज के डेट में तुम देखोगे क्या कि इंसान ने क्या किया था अपना नॉलेज, अपना जो स्किल है उसको लगा करके जो है बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। आज भी बना रहे हैं नो डाउट। ठीक है? तो अब देखोगे क्या कि अब ट्रेड है, ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट होता है भाई ट्रेड ने ही क्या किया है, बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स को खड़ा किया है। आज जो तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम है या जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो पाया? ट्रेड के कारण भारत में आए थे ट्रेडर बन के। उनको भारत के जो है जितने भी जो ये थे आपको आप कह सकते हो कि जो रूलर्स वगैरह थे या यहाँ के लोग थे, उनकी कमज़ोरियाँ समझ में आ गई। यहाँ का रिसोर्स रिच जो है उनको यहाँ के रिसोर्सेज़ की ज़रूरत थी, ताकि वो अपने यहाँ का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है उसको फ्यूल कर सकें। यहाँ पर मार्केट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमको गुलाम बना लिया, समझे? उसके बाद भी आप देखोगे क्या कि बहुत लंबे समय से महमूद गज़नी हमको लूटने आया, मोहम्मद गोरी हमको लूटने आया। क्यों लूटने आया? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ थे। ठीक है? तो ज़्यादा रिसोर्सेज़ के कारण ही हमारा शोषण हुआ है, किसी भी जगह का जो है आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। ठीक है? 1 सेकंड।
चलिए। हुँ। तो कहने का मतलब है क्या कि हम लोग हाँ, तो आप देखो क्या बड़े-बड़े एम्पायर्स को किसने किया है? यूरोप इतना पावरफुल क्यों बना? ठीक है, यूरोप में जो कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप क्यों हो गई? शुरुआती फेज़ में उन्होंने ही क्या किया गया था कि भई आप वोयाजेस के थ्रू जो है नए-नए जगहों को खोजा, वहाँ के जो भी आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज़ थे, जैसे भारत से जो स्पाइसेज़ वगैरह लेकर के जाते थे, हमारे यहाँ का कॉटन लेके जाते थे, सिल्क लेकर के जाते थे, वहाँ बेचते थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स वगैरह बनाए। ठीक है? आगे देख लो। तो अब देखो आपको क्या करना है, एक और प्रोजेक्ट है छोटा-सा कि आप क्या करो 2 नेचुरल रिसोर्सेज़ है उसको सेलेक्ट करो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इकट्ठा करो कि पूरे इंडिया में अलग-अलग हिस्सों में क्या उनका अवेलेबिलिटी है, कितना कहाँ मिलता है। उसको मैप पर जो है मार्क मार्क करो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है, उसको आप देखो, ठीक है। किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह इससे जो है कनेक्टेड हैं। जैसे आप लोहा ही ले लो, आयरन ले लो, आयरन कहाँ-कहाँ पाया जाता है उसको देखो, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको देखो, किस-किस तरह की चीज़ें बन रही हैं और उससे जो क्योंकि आयरन और स्टील जो आप कहते हो आयरन एंड स्टील के ऊपर जो है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ही बेस्ड है, क्योंकि उसके बगैर आप क्या कर सकते हो? आपको फ्रेमवर्क ही नहीं मिले फ्रेमवर्क कहना दूर की बात फाउंडेशन ही नहीं बना पाओगे। कोई भी इंडस्ट्री बिना कुछ बिल्डिंग के कैसे खड़ी होगी? और उसमें क्या लगा आयरन स्टील ही तो लगा है। चलिए, उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज़ को जो है इस इलाके से जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं सोच रहे, तो उसके क्या जो है हम लोग को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है? किस तरह से जो है हम लोग प्रकृति का जो ये गिफ्ट है उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे से जो है ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए, अब देखिए प्रकृति को जो है ना पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? कहने का मतलब है क्या कि प्रकृति थोड़ी जानती है कि यहाँ पर भारत खत्म हो रहा है, वहाँ से पाकिस्तान शुरू होगा, यहाँ से बांग्लादेश शुरू होगा। ठीक है? प्रकृति के लिए तो पूरी दुनिया एक सिस्टम है, ठीक है? वो सिस्टम की तरह ही पूरी दुनिया को रन करती है। अब इसका कारण क्या होता है भाई कि नेचुरल रिसोर्सेज़ के लिए आप देखोगे कि पॉलिटिकल जो है कमोशन ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि 2 कंट्री अपने आप में लड़ना शुरू कर देगी या फिर कंट्री के अंदर स्टेट्स लड़ना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है कावेरी जल विवाद, ठीक है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है, इसके लिए कावेरी रिवर का पानी काफ़ी ज़्यादा वाइटल है। क्यों? क्योंकि भैया 4 स्टेट्स को इससे पानी 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। कौन-कौन सा है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। साउथ में 3 और उसके बाद एक आपका पुडुचेरी जो कि यूनियन स्टेट है। ठीक यूनियन टेरिटरी। तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि ये रिवर के पानी के लिए ये चारों में जो है हमेशा विवाद होते रहता है। हर साल सुप्रीम कोर्ट आती है, गठन करती है और फिक्स कर देती है कि इतना-इतना गैलन जो है इनको मिलेगा, इतना हज़ार गैलन, इतना हज़ार गैलन या इतना मिलियन गैलन इनको मिलेगा। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं हमेशा एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है? तो इनके लिए क्या करना पड़ता है नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, ठीक है? ताकि जो है शांति वगैरह बने रहे, लोगों के बीच में जो है बँटवारा अच्छे से हो पाए। बैंगलोर के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि बैंगलोर एक आईटी हब के रूप में इंडिया में जो है डेवलप हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन अच्छी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी बैंगलोर ही यूज़ कर लेता है। जब तक बैंगलोर डेवलप नहीं हुआ था, तब तक कावेरी के पानी को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट आज के डेट में ये सारी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो वही बात है कि अब देखो अपने देश में रहे, तब तो बात समझ में आ रहा है कि हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन अगर 2-3 देशों में इस तरह का विवाद है, ठीक है? तब उसको जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? चलिए। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स अभिश्राप कैसे है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, आई होप अभी तक की बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा लंबा रखने वाले हैं ताकि इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। कोशिश हमारी यही है, अगर नहीं तो एक पार्ट में और जा सकता है। ठीक है? चलिए, तो देखिए तो अब ज़ाहिर-सा बात है कि इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर किसी देश के पास जो है प्रचुर मात्रा में एकदम अबंडेंट मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, तो वो देश क्या होगा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होगा। मतलब वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखोगे तो आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक है? पैसे-वैसे खूब होंगे उस देश के पास। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है? जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है? अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज़ है। लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लो आप। पूरे यूरोप की आँखें जो है या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसकी आँखें अफ्रीका पर कड़ी हुई हैं। सब अफ्रीका को जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्यों? इकलौता ऐसा महादेश है जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ बचे हैं जिसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया। ठीक है? तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स। ठीक है? या फिर आपको पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी दोनों में से जो बातें बोलो एक ही बात है। नेचुरल रिसोर्स कर्स कहो या फिर
पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, चीज़ें होने के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, सही से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे या फिर उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ठीक है? इसीलिए इसको कहा गया पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी या फिर नेचुरल रिसोर्स कर्स, एक ही बात है। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझना चाहें, तो आप देखोगे क्या कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी देश के पास अगर ढेर सारा नेचुरल रिसोर्स हो, तो वो देश क्या होगा? अमीर ही होगा। ठीक है? इकोनॉमिस्ट आज के डेट में जो जितनी भी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, आपको दिखेगा क्या कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, वो डेवलप नहीं हो पा रही। ठीक है? जिसके कारण जो है जैसे रिसोर्स होता है ना, रिसोर्स को हम लोग मॉडिफ़ाई करते हैं, यूज़ेबल बनाते हैं, कंज़्यूमर गुड्स जो भी कह सकते हो आप, उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं। अब लोहा किसी के पास ढेर सारा है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सेटअप लगा करके उससे कच्चा लोहा निकाल सके पिग आयरन और बाद में उससे जो है आपको स्टील बना सके, तो क्या फ़ायदा होगा? तो वही दिक्कत है। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज़ है जहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ उनके पास इतने पैसे नहीं है या फिर इस तरह का जो है व्यवस्था नहीं है कि वो क्या कर सके, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके, जिसके थ्रू जो है रिसोर्स वगैरह है इनको हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है? अब देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये चैप्टर का लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के देखना, इसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पर हमने पूरे डिटेल से समझा है कि भाई किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कौन-कौन से कारक होते हैं। तो उसी में से अगर अब सारे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो आप कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं कर पाओगे, इनिशिएट नहीं कर पाओगे। तो दिक्कतें आती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ अफ्रीका में बहुत तरह का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है वहाँ पर पैसे की कमी। दूसरा बात क्या है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं पा रही है। ठीक है? और माफिया वगैरह तो ऑलरेडी एक्टिव है। तो आप देखिए, तो भारत ने क्या किया है भाई इस कर्ज से थोड़ा-सा हम लोग बचते चले हैं क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है? ख़ासकर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हमारी जो नीड्स है उनको पूरा कर सके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि भाई कौन-कौन से डिफरेंट इनपुट्स की ज़रूरत है, जिसके तहत जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज़ जो भी आपके आस-पास में जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकें? तो आप उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। जैसे में आस-पास में आपके आयरन है, तो सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, ठीक है? जहाँ पर आप जो है पूरा ये लगा सको, सेटअप लगा सको। उसके बाद स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके बाद बिजली चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए चीज़ें चाहिए, उसके बाद आपको रोड्स चाहिए जाके जहाँ से जो है आपका स्टील वगैरह ट्रांसपोर्ट हो सके। मार्केट जितना नज़दीक हो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हो, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी क्या है जो चैलेंज था हमारा कि हम लोग रिसोर्स को जो निकाल रहे हैं उसको बैलेंस रूप में निकालेंगे ताकि क्या कर सकें, सस्टेनेबिलिटी बची रहे। मतलब नेचर को ज़्यादा नुकसान ना हो, फ्यूचर के जनरेशंस के लिए भी बची रहे। ये इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज़ को, संसाधनों को समझना, उनको मैनेज करना, ठीक है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ जो है ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस और एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? ताकि उसके बेनिफिट्स जो है आपको बहुत लंबे समय तक हम लोग को मिले, ना कि खाली टेम्पोरेरी के लिए थोड़ा-सा फ़ायदा हो और आगे चल के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। इसीलिए आज के डेट में जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग-अलग अल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे हैं, ताकि हमारी जो परंपरागत जो एनर्जी के जो सोर्सेज़ हैं, उस पर जो डिपेंडेंसी है, वो थोड़ी-सी कम है। ठीक है? आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे किस चीज़ के बारे में बात कि हम लोग किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज़ का रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, ठीक है? सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए तो अगर आपको पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवन को जो है बचाए रखना है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि हम लोग क्या करें, प्रकृति का आदर करें और जितने भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि प्रकृति को उसको रीस्टोर करने का और रीजनरेट करने का, ठीक है? जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, उसको पूरा-पूरा मौका मिले। समझे कि प्रकृति उन सारी चीज़ों को क्या कर सके, रीइंस्टेट कर सके, आप कह सकते हो कि रीस्टोर कर सके। और हम लोग क्या करें कि ये हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के लिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अनवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसका जुडिशियस इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी ढूँढेंगे। ठीक है? एक तो सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, दूसरा बात हम लोग अल्टरनेटिव ढूँढेंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि हम लोग को इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर आप खुद सोच लो कि एक ऐसा इमेजिनेशन जो है आप कह सकते हो इमेजिनरी कंडीशन को जो है आप
ये अपने दिमाग में सोचो कि अगर पूरे देश में सारे लोग अपने छतों पर जो है सोलर पैनल्स लगा लें, तो आप खुद सोचो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी। तो कितना कम कोयला जो है लगेगा। लेकिन वो अलग बात है कि अभी ये थोड़ा-सा जो है दूर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बट आप एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में डेवलप कर सकते हो कि अगर इस तरह से हम सारे लोग कर पाएँ, तो उसका कितना फ़ायदा हम लोग को हो पाएगा। ठीक है? तो जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो सारे लोग भी क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्रोसेसेज़ को स्टडी करते रहते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है, किस रिसोर्सेज़ का कैसा इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने पहले ही जो है कड़ी वार्निंग दे रखी है कि भैया इस तरह से अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल ढंग से, ठीक है? जो नेचुरल रिसोर्सेज़ का क्या कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? उसको जो ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा बात क्या है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बहुत सारे जीव-जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है? जो हाल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। क्लाइमेट तो ठीक है, समय के साथ-साथ नेचुरली भी बदलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी इंसानी इंटरवेंशन के कारण ये जो क्लाइमेट है बहुत तेज़ी से बदल रही है, जिसका नुकसान हम लोग को अभी तो दिख ही रहा है, लॉन्ग टर्म्स में भी दिखेगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग किस तरह से रीस्टोर कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नेचर की कैपेसिटी जो उसको रीजेनरेट करने की है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से, समझे? ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें। जैसे आपको दिखेगा क्या, हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं, जो क्या करते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, क्या करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, पंपिंग सेट से। बहुत सारे स्टेट में आप देखोगे कि जो एक्सट्रैक्शन का रेट है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जितना वाटर टेबल रिप्लेनिश मतलब जितनी बारिश होती है, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में क्या किया जा रहा है, नीचे से पानी खींचा जा रहा है। ठीक है? समय के साथ-साथ आपको दिखेगा क्या कि वाटर टेबल डाउन हो जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है? अब आपको दिखेगा क्या कि जिसके कारण अब क्या होगा, और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और डीप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, आपको ग्राउंड वाटर को खींचने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और धीरे-धीरे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत मतलब भविष्यवाणी बहुत जगहों के लिए की हुई है कि जिस तरह से हमारे सिटीज़ बढ़ रहे हैं, हम लोग जो वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर है उससे बहुत जल्दी हमारे जो है हाथ धो बैठेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा वो आपका। ठीक है? तो ग्राउंड वाटर लेवल को जो है राइज़ करने के लिए बहुत तरह के जो है आपको उपाय वगैरह किए गए हैं। आप देखोगे कि साउथ वगैरह में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इसका यही इलाज है। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, ठीक है? जो रेजुवेनेशन ऑफ पॉन्ड टैंक है, पॉन्ड और टैंक को जो हम लोग रेजुवेनेट करते हैं, ठीक है? खोद करके रखोगे मानसून के टाइम में ताकि पानी उसमें भर सके। उसके बाद जो है जो हमारा जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है उसको कम कर सकें हम लोग। जैसे हम लोग शावर में नहीं नहाएँगे। उसके अलावा आप देखोगे क्या कि जो रनिंग टैप में लोग ब्रश-व्रश करते हैं, वो सब चीज़ को कम करना। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे जो सब्ज़ी-वब्ज़ी धोने के लिए आपने जो है या फल-वल धोने के लिए आपने जो इस्तेमाल किया पानी, उसको आप पौधों को दे सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ताकि क्या किया जा सके, चीज़ों को मतलब लंबे समय तक चलाया जा सके। हम लोग को क्या करना है, अपना सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई, अब जैसे देखो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है और वहाँ पर भी लोग चावल की खेती करने लगते हैं। आपको पता है कि चावल का 1 केजी उगाने के लिए 6000 लीटर पानी चाहिए। 1 केजी चावल उगाने के लिए 6000 लीटर पानी चाहिए। अब जिस जगह पानी की भयंकर कमी है, ठीक है? इसलिए तो आप देखोगे बहुत सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चावल की खेती नहीं करते। उनको पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है। वो हमारी जैसी जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे खरीद लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के किसान बेवकूफ़, हमारे यहाँ की सरकार बेवकूफ़। जब हमको पता है कि चावल वाटर कंज्यूमिंग ये है, तो हम नहीं करेंगे उसकी खेती। हम लोग अपने हम लोग हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको अपना जो है फूड हैबिट्स वगैरह भी बदल लेना चाहिए। ठीक है? चावल ऐसे भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चावल और जो है आपका गेहूँ, तो हमारा ट्रेडिशनल खाना भी नहीं है भाई। हमारे जो पूर्वज थे वो आपको क्या खाते थे? जो अनाज खाते थे, मोटे-मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट, कोदो, ये सब जो आता है आपको। तो अब आज के डेट में क्या हो रहा है, हम लोग भी जो है देखना, इसलिए तो भारतीयों का जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया। ब्रिटिशर्स ने जाकर के देखना, आपको बहुत सारे अपने किताबों वगैरह में भी जो है या फिर जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं उसमें डॉक्यूमेंट किया कि इंडिया के जो मसल जो ये हैं, जो फार्मर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है उनके अंदर। आज क्या है, हम लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। कारण क्या है? हमारा खाना बदल गया भाई, जो हमारा ओरिजिनल खाना था वो हम खा ही नहीं रहे आज के डेट में। ठीक है?
तो ये सारे जितने भी जो है आपको क्रॉप्स हैं, इसमें वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। चलिए, उसके अलावा क्या है भाई, तो एक तो ये हो रहा है वाटर टेबल डाउन हो रहा है। दूसरा बात क्या कर रहे हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, जिससे सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है। अब आप ज़ाहिर-सा बात है उसमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह तो डालोगे। उसके अलावा जो कीटनाशक वगैरह हम डालते हैं, उससे क्या होता है जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, जिसकी ज़रूरत है मिट्टी को, जो मिट्टी के अंदर रहने वाले हेल्दी कीड़े-मकोड़े हैं, ठीक है? जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आपके जो है एग्रीकल्चरल साइकिल के लिए ज़रूरी हैं, वो सब भी मर जाते हैं। मैं आज भी बोलता हूँ या फिर आप देखोगे मिट्टी की जो लाइफ़ है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो चेक करने का तरीका क्या है, कि कहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी है। आप मिट्टी में 2-4 कुदाल मारो, अगर उसके अंदर आपको लाइफ़ दिख रहा है, बहुत सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, चींटियाँ वगैरह दिख रही हैं, मतलब वो मिट्टी एक नंबर है, ठीक है? जिस मिट्टी में लाइफ़ नहीं है, जिस मिट्टी में छोटे क्रिएचर्स नहीं जी रहे हैं, वो मिट्टी खराब हो चुकी है, ठीक है? तो ये बात है तो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ जो है उसमें आप देखोगे तो हम लोग ज़मीन को, मिट्टी को क्या कहते थे? पृथ्वी का यानी मदर अर्थ का एक हिस्सा मानते थे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे भैया जो गाय का गोबर वगैरह है या नेचुरल फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल करते थे। मल्चिंग वगैरह करते थे, ढक देना चारों ओर से जो है परती छोड़ने के लिए। ठीक है? मल्टी क्रॉपिंग वगैरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है? ताकि मतलब एक तरह से हमारा जो है एक अ, परिपूर्ण तरीके का सॉइल मैनेजमेंट सिस्टम होता था जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा लें और हमारी मिट्टी भी खराब नहीं हो। लेकिन हाल के सालों में रिसेंट ईयर्स में परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ठीक है? अभी आज के टाइम में आदमी कमर्शियलाइज़ेशन के चक्कर में क्या कर रहा है, मिट्टी को जो है अपनी फर्टिलिटी रिगेन करने का टाइम ही नहीं देता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। सालों भर उस पर खेती हो रही है, ज़बरदस्ती खेती हो रही है। ठीक है? उस पर फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल-डाल के खेती हो रही है और ऊपर से जो हम लोग पेस्टिसाइड, वीडीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो खेती लायक ही नहीं बचेगी, बंजर ज़मीन बच जाएगी। आज तो आप निकाल लोगे सोना, वही बात है सोने की मुर्गी जो है, जो अंडे देती थी, उसको मार ही दिया एक बार में, तो वही काम आज के डेट में हम भी कर रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग को इन सारे प्रैक्टिसेज़ से समझना चाहिए और जो हमारी करंट सिचुएशन है, ठीक है? उसको हम लोग और फर्दर डिग्रेड होने से कैसे बचाएँ, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं आपको कि मतलब जो पुराना अपना ट्रेडिशनल खेती का तरीका था, उसमें थोड़ी-सी मॉडर्निटी लाके हम लोग उसको आज भी कर सकते हैं और ऐसा किया भी है। सिक्किम जाकर के देख लीजिएगा आप, सिक्किम इंडिया का 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला स्टेट है। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है यहाँ पे और यहाँ का किसान खुश है भाई। आजकल ऐसे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग लोगों को समझ में आ रहा है कि कितनी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑर्गेनिक का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, अब एक और केस हम लोग देखेंगे जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब में, ठीक है? तो अब देखिए एक क्राइसिस जो आज के डेट में हाल के सालों में आपको जो फर्टाइल प्लेन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ इलाका जो है प्लेन का पंजाब में, वहाँ देखने को मिल रही है जहाँ पर कि क्या दिक्कत हो रहा है तो भाई जो ज़मीन के नीचे का पानी है, ठीक है? जो वाटर टेबल है वो बहुत ही तेज़ी से खत्म हो रहा है। पंजाब जो है आप देखोगे ऐसा हुआ क्यों? तो पंजाब सबसे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, तो पंजाब, हरियाणा इन्हीं जगहों पर जो है सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया गया और लार्ज स्केल जो है आपको कहने का मतलब है कि जो एचवाईवी सीड्स थे उनको ग्रो करना शुरू किया गया था। ठीक है? तो हमारे पॉपुलेशन के लिए जो है आज भी जो खाना सबसे ज़्यादा पंजाबी उगाता है। तो इंडिया को जो आज के डेट में लोग भोजन में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं, इसमें पंजाब का जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि अब आज के डेट में ये स्टेट क्या हो रहा है भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। नेचर ने क्या कर रही है भाई हम लोग नेचर को क्या कर रहे थे उसके रीजनरेशन की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हद तक हम लोग क्या कर रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। छोटे टर्म में तो हम लोग को ऐसा ही लग रहा था कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, निकालो पानी निकालो। लेकिन अब आपको देखोगे क्या कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है पानी की भयंकर किल्लत हो गई और ये सिर्फ़ पंजाब का ही किस्सा नहीं है। दूसरे स्टेट के साथ भी जो है आपको इस तरह की स्थितियाँ आज के डेट में देखने को मिल रही हैं। 1960s में क्या हुआ था कि फार्मर्स ने क्या किया था एचवाईवी सीड्स का जो है इस्तेमाल किया था। किस चीज़ के लिए? व्हीट के लिए और धान के लिए, ठीक है? धान यानी मतलब जो चावल होता है उसके लिए, ठीक है? अब आपको पता है कि एचवाईवी सीड से प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इनका वाटर जो है जो ये था रिक्वायरमेंट था वो 6 टाइम्स ज़्यादा था। 6 टाइम्स मोर वाटर चाहिए। अगर हमारा पुराना देसी फसल 1 लीटर में जो है दे देता था आपको जो है पैदावार, तो इनको 6 लीटर पानी चाहिए था। जिसके कारण क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सीड से ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत थी और फार्मर्स क्या करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है निकालना शुरू कर दिए ताकि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ठीक है? उसके बाद उस समय एक और फ़ायदा जो है किसानों को हुआ कि बिजली जो है फ्री थी, जिसके कारण क्या हो गया कि ज़मीन से जो है पानी का ओवर पंपिंग लोगों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो अभी जो है आपको देखिए क्या कि अब परिस्थिति क्या है कि वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और चावल की खेती करने लायक पंजाब का बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है?
तो अभी भी आपको दिखेगा क्या-क्या उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स थी, उसमें आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का भी ज़्यादा ज़रूरत था। क्यों? एच-वाई-वी सीड्स का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, हाई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट था, ठीक है? पहला बात। और तीसरा बात क्या था, ये प्रोन टू डिजीज़ेज़ थे एंड पेस्ट्स। इसीलिए पेस्टिसाइड वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है? जिससे क्या हो रहा था कि ठीक है, फसल तो बच जाएगी हमारी लेकिन मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आपको दिखेगा क्या कि इस सब के कारण ये जो कंफाइंड इसका जो इफ़ेक्ट हुआ है ऑल टुगेदर कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा में जो है आज के डेट में आपको पानी 30 मीटर तक भी नहीं मिलेगा। ठीक है? और जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स वगैरह सब थे, वो क्या हो रहे हैं, वहाँ के ग्राउंड वाटर में भी जाके मिल चुके हैं, जिसके कारण हेल्थ हज़ार्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को महसूस हुआ। ठीक है? कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इससे प्रोडक्टिविटी वगैरह निकाल पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 80% अगर आप देखोगे तो पंजाब का आज के डेट में वहाँ पर पानी ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। दूसरे शब्द में अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग इससे ज़्यादा हायर रेट से अगर पानी को निकालते हैं, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मतलब नेचर के रीजनरेट और जो कहने का मतलब रिन्यू करने का जो कैपेसिटी है, उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हम लोगों ने पानी निकाला और ऐसी परिस्थिति आ गई है। ठीक है? तो वही बात है, तो इसका देखो फ़ायदा क्या हुआ कि थोड़े समय के लिए तो फूड सिक्योरिटी इंडिया में आ गई। खाने के मामले में हम लोग क्या हो गए, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको क्या देखना पड़ रहा है भाई, कि पानी की भयंकर किल्लत होगी, आगे चल के मिट्टी भी खत्म, पानी भी खत्म और फिर वही परिस्थिति आपको आ जाएगी कि भाई जब पंजाब में उगेगा नहीं तो भारत खाएगा कहाँ से? पंजाब, हरियाणा का ही तो गेहूँ पूरा भारत खा रहा है, ठीक है? और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश का चावल। चलिए, तो यहाँ पर देख लो एक मैप दिया हुआ है जून 2022 में जो है, पंजाब में वाटर लेवल का क्या कंडीशन है, आप देख सकते हो। जितना भी रेड-रेड इलाका देख रहे हो ना आप, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ देखो जो सबसे ज़्यादा रेड मरून इलाका है, वहाँ 40 मीटर से भी जो है नीचे पानी जा चुका है। ठीक है? ये जो रेड वाला इलाका है, वहाँ 20 से 40 मीटर तक जो है पानी जा चुका है और 10 से 20 मीटर तक जो है पानी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? ये सारे इलाके ठीक हैं। ठीक है? जहाँ पर 0 से लेकर 2 मीटर के बीच में पानी आपको मिल जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है? तो ये परिस्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। जैसलमेर फोर्ट है, ठीक है? एक मड स्ट्रक्चर है जो कि 12th सेंचुरी में बनाई गई थी और उसके बाद उसके ऊपर क्या किया गया था कि सैंडस्टोन से जो है उसको प्रॉपर रिफर्बिश किया गया था, माने उसकी मरम्मत की गई थी। चलिए सीमेंट की बात करते हैं हम लोग। जैसलमेर इसलिए दिखाया गया था ताकि सीमेंट की बात कर सकें हम लोग, ठीक है? तो बिना सीमेंट के हम लोग जीवन के बारे में सोच नहीं सकते, घर कैसे बनाएँगे? हमारे घर, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, पुल, ठीक है, रोड, एयरपोर्ट इस सब को जो है बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत है। जो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है, ठीक है? अब ये सीमेंट की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है, ठीक है? इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना कि अगर आपके अंदर चले जाएँ, तो एक बीमारी है जिसको सिलिकोसिस कहते हैं। फेफड़े की बीमारी है, जानलेवा बीमारी, ये हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, उनको प्रॉपर मास्क वगैरह देना चाहिए, लेकिन कौन देता है? कौन खर्चा करेगा इतना? ठीक है? तो 10 से 15 साल आदमी काम करता है, उसके बाद नेचुरली मर जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि भैया इसको बनाने के क्रम में बहुत ही फाइन डस्ट वगैरह जो है निकलता है, जो कि हमारे फेफड़ों में या फिर जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है? उनके फेफड़ों में या फिर जो एनिमल्स वगैरह हैं आस-पास के, उनके फेफड़ों में चला जाता है, जिसके कारण फेफड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं, उनके ऊपर जाकर के जो है, ठीक है? जो पत्ते वगैरह हैं, उनके ऊपर जाकर के जो है जाके बैठ जाएगा, जिससे उनका भी यील्ड जो है खराब हो जाता है। सॉइल वगैरह जो है उसमें भी जाकर के जो है मिल जाता है, उसके बाद वहाँ आस-पास का पानी है उसमें भी जाके मिलता है, तो वाटर पॉल्यूशन वगैरह भी कर रहा है। तो भारत में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक संस्था है जिसको हम लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना कर के रखी हुई हैं सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए ताकि पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ और एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन जो सत्य बात है कि उतना देखता कौन है, ठीक है? इंडिया में जब तक करप्शन रहेगा तब तक भारत में जितने भी लोग हैं उद्योगपति उनका फ़ायदा होते रहेगा। सरकार ने बहुत तरह के नियम कानून बना रखे हैं, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन भी होना है। लेकिन वही बात है कि ईमानदारी कितनी है आपको भी पता है। चलिए,
तो अब देखिए, उसके अलावा भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो सीमेंट को जो है कंट्रोल सीमेंट से जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बात हम लोग उससे जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स ढूँढ रहे हैं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है? जिसमें तुम देखोगे कि जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं जैसे स्टोन हो गया, मड हो गया, ठीक है? न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? रिसाइकिल मटेरियल जैसे जो है तुम्हारा जो वेस्ट प्लास्टिक वगैरह है इससे भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? जिससे क्या हो सके हम लोग को सीमेंट का कोई जो है रिप्लेसमेंट मिल सके। ताकि ये जो सीमेंट पर डिपेंडेंसी कम हो और इससे क्या हो आपका जो पॉल्यूशन वगैरह है थोड़ा-सा क ये हो जाए, ठीक है? तो कम्युनिटी बिल्डिंग है तुमको ऑरोविले जो है, एक जगह है आपको, ठीक है? जिसको कंस्ट्रक्ट किया था ऑरोविले अर्थ इंस्टीट्यूट ने, ठीक है? जो कि आज के डेट में यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ एंड आर्किटेक्चर को भी जो होल्ड करती है, ठीक है? उस संस्था के ऊपर यही है। तो ये जो है आपको मॉडर्न बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाई गई है? मिट्टी का इस्तेमाल, कीचड़ का इस्तेमाल, मड का इस्तेमाल करके बनाई गई है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स वगैरह भी लगाए गए हैं। हो सकता है कि मॉडर्न कोई केमिकल वगैरह जो है ऐसा सिंथेसाइज़ किया होगा, जिससे मड वगैरह को काफ़ी ज़्यादा क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ठीक है? तो आप देखो, तो बहुत तरह के ट्रेडिशनल मटेरियल्स और मेथड हैं, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके, ठीक है? कुछ नए ऐसे मटेरियल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हो और जिससे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या होगा इसका फ़ायदा भी होगा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है? और इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है कि क्लाइमेट को जो है, ठीक है? हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से किसी भी तरह से जो है आपको क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ठीक है? तो देखो वृक्ष आयुर्वेदा जो है एक एंशिएंट इंडियन बॉटेनिकल साइंस है। वृक्ष मतलब होता है पेड़, पेड़ का आयुर्वेद मतलब क्या है? पेड़ के बारे में इसमें पढ़ने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने लिख कर के गए हैं। तो आप देखोगे क्या कि एक एंशिएंट इंडियन बॉटेनिकल साइंस है जो किस बात की स्टडी पर फ़ोकस करता है कि हम लोग मतलब प्लांट्स की प्रॉपर स्टडी के ऊपर फ़ोकस करता है, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, ट्रीज़ की केयर वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में इसमें लिखा गया है। ठीक है? तो जो टर्म है वो संस्कृत से आता है जिसमें वृक्ष का मतलब होता है ट्री, आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस और लाइफ और हेल्थ। ठीक है? मतलब पेड़ों का साइंस कह लो, पेड़ों की लाइफ कह लो या फिर पेड़ों का स्वास्थ्य कैसे देखेंगे। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है इसके बारे में बताया जा रहा है कि सेवरल मिलेनियम पहले जो है हमारे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे पूर्वजों का जो है एक अलग आप कह सकते हो नॉलेज था, ठीक है? उन्होंने जो है जो भी नियम कानून बनाए, आज के डेट में भी बहुत सोच समझ कर के बनाए थे, ठीक है? तो आप देखोगे क्या कि बहुत लंबे समय से तो जो भी हमारा जो इतना जनरेशन का ज्ञान है, वो सब किसमें लिखा गया है भाई? इस तरह के टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? जिसमें एक वृक्ष आयुर्वेद है, जिसको लिखने वाले शूरपाल थे, ठीक है? तो ये 10th सेंचुरी सीई में जो है लगभग इसको लिखा गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह आ रहा था, ठीक है? जो भी इनको नॉलेज थी, उन सबको जो है इन्होंने इसमें कंपाइल कर दिया। अब इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रिकमेंडेशंस दिए गए हैं अलग-अलग प्लांट्स के ऊपर, ठीक है? जो कि अलग-अलग तरह की मिट्टी पे उगाए जा सकते हैं, ठीक है? और सीड कलेक्शन के बहुत सारे तरीकों को बताया गया है, उसको प्रिज़र्व करने के तरीकों को बताया गया है, ठीक है? प्लांट लगाने से पहले, किसी भी पेड़ को लगाने से पहले क्या-क्या ट्रीटमेंट वगैरह करने चाहिए, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है, ठीक है? बहुत तरह के इरिगेशन टेक्निक्स को जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? तो जिसमें अलग-अलग तरह के प्लांट के लिए अलग-अलग तरह के रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि जैसा पेड़ होगा उसमें किस तरह से जो है कब इरिगेशन करना है, कब क्या डालना है, ठीक है? उसका क्या ग्रोथ स्टेज होगा, उसके लिए क्या-क्या सीज़नल कंडीशंस चाहिए, वो सारी बातें डिटेल से लिखी गई हैं, ठीक है? इसमें पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है कि किस तरह से हम लोग नेचुरल रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियाँ वगैरह, नीम की पत्तियाँ अगर आप खेतों में जो है सुखा करके जो है डाल दें, तो कीड़े-मकोड़े जल्दी नहीं आते। ठीक है? तो आप देखो ये क्या कि इस तरह का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है आपको किस चीज़ को प्रमोट करता है कि भैया क्रॉप रोटेशन बेटर अच्छा हो जाएगा आपका। मतलब हम लोग सस्टेनेबल जो है एग्रीकल्चर इसमें जो है आप देखोगे क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, ताकि सॉइल की हेल्थ बनी रहे। आपको पता है कि भाई जो दाल दाल का फसल होता है उसमें राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे एक आध फसल के बाद उसको लगा देंगे। मतलब फसल के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं मिट्टी की जो रिजुविनेटिंग पावर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है इसमें बहुत तरह की बातें लिखी गई हैं कि सॉइल हेल्थ वगैरह को कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? मेंटेन रख सकते हैं। वृक्ष आयुर्वेदा जो है आपको एडवाइसेज़ भी देता है अलग-अलग तरह के मेथड पर कि किस तरह से आप लोग को जो है जुताई करनी है आपको मिट्टी की,
ठीक है? सॉइल मॉइस्चर कैसे रिटेन करना है या फिर जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है सॉइल में जो आपके फ़ायदे के हैं, किस तरह से ज़्यादा जो है बढ़ेंगे, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर अर्थवर्म्स हो गए। अर्थवर्म्स को जो किसानों का क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेंड कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, आपको पता है? चलिए, तो जिस सिक्किम की हम लोग बात कर रहे थे, अभी उसी सिक्किम की बात करेंगे कि इसने क्या किया 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके आज की डेट में, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत तो बनाया ही, अपने यहाँ के लोगों की लाइफ वाइटैलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। ज़हर जाएगा ही नहीं शरीर में तो फिर शरीर अच्छा फलेगा-फूलेगा। हम लोग जो आज के डेट में खा रहे हैं, उसमें भी तो काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड, विडिसाइड इसके जो है असर होते हैं। तो देखो, पेमा है, ठीक है? पेमा की फैमिली का एक फार्म है सिक्किम में, ठीक है? वहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा जो है उसकी पैदावार कम हो रही थी और बेचारी के ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत महँगे-महँगे केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो है अपनाई, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरे स्टेट में, तो पेमा की फैमिली ने सोचा कि चलो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? क्योंकि उससे तो नुकसान ही हो रहा है, मिट्टी का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो बदलाव था, ये काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं था। शुरू में जो है, जो स्टार्टिंग में जो भी इनकी जो है पैदावार हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि इतने साल तक जो केमिकल का इस्तेमाल उस मिट्टी पर किया था और धीरे-धीरे उसको रिकवर होने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो फार्म जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, कंपोस्टिंग करना शुरू किया, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स बनाए, ठीक है? नीम और जो है गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल करके, ठीक है? उसके बाद आपको देखोगे क्या कि उन्होंने मल्टीपल क्रॉप्स जो है पूरे साल में उगाना शुरू किया। तो लगभग 5 साल के बाद प्रेमा का फार्म जो है बहुत अच्छे से जो है थ्राइव कर रहा था, फल-फूल रहा था। अब वो अपने यहाँ जो है क्या कर रही है, जो दाल-चीनी होती है उसको बेच रही है, ठीक है? मार्केट में जाकर के जो अदरक है उसको बेच रही है, जो ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हैं उसको जाकर के बेच रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्राइसेज़ पर। आप जाकर के देखना सुपरमार्केट वगैरह में एक सिंपल भिंडी होगी और एक ऑर्गेनिक भिंडी होगी। लगभग ढाई से 3 गुना ज़्यादा दाम होता है आपको, 3 गुना भी कम ही बोल रहा हूँ, 4 से 5 गुना ज़्यादा दाम होगा आपको ऑर्गेनिक भिंडी का। ठीक है? तो 2016 में सिक्किम क्या हुआ, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, जहाँ पर जितना भी फार्म लैंड सर्टिफाइड है, वो सब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। मतलब वहाँ किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड, कोई वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है? तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो इफ़ेक्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने वाला था। लोकल बायोडायवर्सिटी पहले से अच्छी हो गई, ठीक है? बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट थे, बर्ड्स थे, वो सब रिटर्न होने आ गए। टूरिज़्म रिटर्न हो गए वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अब उनको नुकसान नहीं है, उसमें अब आराम से रह सकते हैं। तो बहुत सारे जो आप देखोगे कि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, विज़िटर्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल देखने के लिए, उसको सीखने के लिए आने लगे। फार्मर की इनकम जो है 20% के हिसाब से एवरेज जो है बढ़ गई। आज सिक्किम जो है ग्लोबल मॉडल जो है के रूप में जो है वर्क कर रहा है, सारी दुनिया उससे सीख रही है। ठीक है? पूरे रीजन किस तरह से जो है उन्होंने पूरे रीजन को जो है क्या किया है, बदला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ करके और इकोलॉजी और इकोनॉमिक आउटकम दोनों फ़ायदे उठाए उन्होंने। इकोलॉजिकल फ़ायदा तो हुआ ही और इकोनॉमिकल फ़ायदा भी उन्होंने उठाया। अब हम लोग लगभग जो है टॉपिक के लास्ट तक ही आ गए, इसके बाद आई होप ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? हाँ, चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या रिस्पॉन्सिबल और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबली जो है अपने रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग को एक बात तो ध्यान रखना होगा कि हम लोग उन रिसोर्सेज़ को जितना ज़्यादा लंबे समय तक जो है, ठीक है, यूज़ कर सकें उतना बढ़िया है, ठीक है? मतलब तब तक यूज़ करना है जब तक हम लोग को कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ना मिल जाए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल सोलर एनर्जी वगैरह इस सब पर ज़्यादा जो है ट्रांज़िशन अपना जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग को रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के थ्रू जो है मतलब उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है? जितना ज़्यादा हम लोग जो है अपना इस्तेमाल कर सकें उसको। जैसे आप देखोगे क्या कि जो सोलर पार्क जो है, आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क है और ये इतना एनर्जी जनरेट करता है, जितना राजस्थान का मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसका 15% ये पूरा कर देगा। अब आप खुद सोचो कि राजस्थान में थार डेज़र्ट का पूरा इलाका है। अगर उसको पूरा इसी तरह से सोलर पैनल से भर दिया जाए तो क्या होगा? इसी तरह से एक और सोलर फार्म है कर्नाटका के रायचूर में। तो आज के डेट में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लोकल लेवल पर भी कोशिश हो रहा है और बहुत तरह के जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह भी जो है आपको इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और भारत तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी लीडर है, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ठीक है? तो इंडिया और फ्रांस ने क्या किया था इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी जो है, ठीक है? जिसको IASE कहते हैं 2015 में जो है लॉन्च किया था। ठीक है? अब ये क्या था एक तरह का समझौता था जिसमें जो भी ऐसी देश हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है धूप आती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सोलर पावर का जो है हार्नेस करेंगे, उसको जो है यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये अलायंस किस बात पर जो है फ़ोकस करता है कि जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जो है रोशनी की कोई कमी नहीं है, सालों भर सूरज की रोशनी रहती है।
ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। भारत ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा करके जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है पूरे कंट्री में, ठीक है? मतलब जो है बनाए हैं, ठीक है? भारत के साथ-साथ और भी बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने भी ये काम किया है। जिसके तहत जो आप देखोगे क्या कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है और जो अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस वगैरह हैं, उसको कैसे जो है हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसका फ़ायदा हो सके, वो सारी चीज़ें भी की जा रही हैं। ठीक है? जो भद्रा सोलर पार्क है तुमको, वो इंडिया के सोलर एम्बिशन का, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल है या सिंबल है। इसमें आपको दिखेगा क्या कि एक कंट्री किस तरह से ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज़ को छोड़ करके रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रही है। इससे फ़ायदा भी है, सोलर एनर्जी में खर्चा एक बार लगता है। पैनल्स इतने जल्दी खराब होने वाले नहीं हैं, उनकी लाइफ़ 30, 40, 50 साल तक होती है। ठीक है? तो एक बार आप पैसा लगा लो, उसके बाद आपकी एनर्जी फ्री हो जाएगी। आप समझ लो, मतलब हमको लगता है 2 ढाई साल में आपको जो इन्वेस्टमेंट है 3 साल में निकल जाएगा और उसका जितना लंबे समय तक आप चला सकते हो चलाओ। ठीक है? तो इंडियंस के लिए जो है ये अलायंस क्या दिखाता है भाई कि हम लोग किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट पर्यावरण के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक भी जो हम लोग डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं। ठीक है? चलिए। हुँ, अ, चलिए। चलिए, तो अब देखो हम लोग भले ही आज के डेट में इतना डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं भाई, इश्यूज़ वगैरह हैं, इन सबको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान देना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो एक्सेस है रिसोर्सेज़ का, क्या सारे लोगों को एक्सेस है? ठीक है? भारत में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको साफ पीने का पानी मिलता है? भारत में कितने परसेंट इतने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको साफ हवा मिल रही है आज के डेट में? आप दिल्ली में जाकर के देखो प्रदूषण का क्या हाल है। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनके पास ना साफ भोजन है, ना साफ पानी है। बहुत सारे शहरों में आप देखोगे क्या कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, खासकर जो स्लम का एरिया है। वो एयर पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज़ के कारण जो बढ़ रही है जिससे आपको और दूसरा बात है क्या कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों कंबाइंड होकर के जो एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है पड़ेगा और सबसे ज़्यादा गरीब आदमी के ही ऊपर पड़ता है। अमीर को क्या घर में एयर फ़िल्टर लगा सकता है, गरीब लगा सकता है? नहीं। गरीब ने तो प्रदूषण किया भी नहीं, उस बेचारे के पास तो मोटरसाइकिल है भी नहीं, ठीक है? वो फैक्ट्री के महँगे-महँगे सामान भी नहीं खरीद रहा, वो तो बस हैंड टू माउथ उसका जीवन चल रहा है, लेकिन सज़ा किसको मिलेगी? उसको मिलेगी। किस बात की सज़ा मिलेगी? जो पाप उसने किया नहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब है क्या कि इस तरह से अनप्रोटेक्टेड है वो लोग, इस तरह से खतरों के बचने के लिए उस खतरों से बचने के लिए उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम लोग को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रकृति के साथ रिलेशन है, हमारा जो संबंध है प्रकृति के साथ, ठीक है? तो हम लोग को जो है क्या करना है कि हम लोग को स्टे अवॉर्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ के रूप में जो है काम करना है। एक पहल अपनी जो है करनी है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकें, रिस्टोरेशन कर सकें, रीजनरेशन कर सकें या सस्टेनेबिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकें। मतलब प्रकृति को समय दे सकें कि वो खुद से हम लोग को कुछ करना नहीं है उसके लिए। हम लोग को बस प्रकृति को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है कि हम उसको फर्दर नुकसान ना करें। मैंने आपको क्या बात बताया था? जैसे यमुना नदी की ही बात कर लेते हैं। लॉकडाउन 2 साल लगा है लगभग, माने 1 साल तो रहा ही है। उस समय में यमुना नदी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सुधर गई थी। क्यों फैक्ट्रीज़ वगैरह सब शट डाउन हो रखी थी, लार्ज स्केल कुछ भी काम वगैरह हो नहीं रहा था। आप देखोगे देश में जो है काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम हो गया था, क्योंकि सब घर में ही रहते थे, कुछ काम वगैरह हो ही नहीं रहा था, ठीक है? तो भगवद गीता में भी आपको दिखेगा क्या कि लोक संग्रह है, ठीक है? जिसमें आपको दिखता है क्या कि हर किसी को क्या करना चाहिए, अपना जो पर्सनल डिज़ायर है, ठीक है? मतलब जो अपनी जो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी पर्सनल इच्छाएँ हैं, उसको इस तरह से जो है ट्रांसेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि भैया वो दूसरों का फ़ायदा करे। मतलब हम लोग को अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो क्या ये समय नहीं आ गया कि हम इस बात को जो है थोड़ा-सा सीरियस होकर के सोचें? ठीक है? तो हर किसी को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है? आई होप ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊँगा। इसको ऐसे तो 3 लेक्चर में खत्म करना था बट हमने 2 लेक्चर में ही खत्म किया है। ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे और भारत का जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, जिस तरह से हम लोग सोलर पावर के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो और अगर लेक्चर को लेके कोई भी सजेशंस हों तो आप मुझे दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी रीच को बढ़ाइए, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट मीन्स अ लॉट। बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे और मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी सारे लेक्चर्स आपको लाएँ। क्योंकि पहले मेरा एक आइडिया था कि भाई एनसीईआरटी को पूरा जो है ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।